हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इससे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। एंड जो सीबीएसई बोर्ड ने इस साल दोनों सैम्पल पेपर जो लॉन्च किए थे, दोनों के अंदर रे ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो। इससे पहले के जो पार्ट जिसने नहीं देखे तो आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वो बाकी सारे पार्ट देखिए और इस पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो पार्ट जो है रे ऑप्टिक्स का। आपको शायद पता होगा, रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कवर किया था, सेकंड पार्ट में हमने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक किया था यहाँ तक ऑलमोस्ट, यस। एंड थर्ड पार्ट में हमने लेंस पढ़ा था, कम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड प्रिज्म का ये टॉपिक पढ़ा था। लास्ट पार्ट रहने वाला है आज का। तो इस टॉपिक को करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब से पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या। देखिए, अगर एक नॉर्मल पर्सन हो, जैसे मैं अपनी बात करूं, या कोई और नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई भी आई का डिफेक्ट नहीं है, ना मायोपिया ना हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह का उसको कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उस पर्सन की जो रेंज होती है विजन की, कि वो कहाँ तक एकदम ठीक देख सकता है, तो वो अपनी आई के लेंस जो होता है यहाँ से बेटा 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट करूँ अप टू इन्फिनिटी तक अच्छे से देख सकता है, अगर उसका विजन नॉर्मल है। तो ये वो पॉइंट है जो सबसे पास में है, इसलिए इसको नियर पॉइंट बोला। बोलेंगे सर 25 ही क्यों, क्या इससे कम कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन क्या है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो आसपास वाली चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, आसपास को देखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा, इवन थोड़ी देर बाद आइज में स्ट्रेन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो 25 सेंटीमीटर वाला जो डिस्टेंस है, ये सबसे कम डिस्टेंस है एकदम बढ़िया विजन का। इसलिए ये जो आई से जो डिस्टेंस होता है यहाँ तक का, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बोले फिर सर नियर पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट तो इस पॉइंट को बोलते हैं, ये पॉइंट हमारी आंख से कितनी दूर है उस डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है, ह्यूमन आई टू आई वेरी कर सकता है, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूर हमारा जो पॉइंट है वो है इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को फार पॉइंट बोलते हैं। और हमारी जो आई है, ह्यूमन आई से ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना होता है? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। अगर विजन सही है तो हम 25 से इन्फिनिटी तक अच्छे से देख सकते हैं। और अब आता है सर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? भाई हमारा विजन इतना तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस विजन के अंदर भी मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, मेरी आंख को बहुत छोटा दिख रहा है, मैं उसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ। मून बहुत दूर है, मैं उसको पास ला के देखना चाहता हूँ, उसको मैग्नीफाई करके देखना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमारे विजन को और एनहेंस करने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स हैं, पेरिस्कोप्स हैं, कैमराज हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट इसमें आते हैं। और हमने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को डिस्कस करना है, ठीक है। आई थिंक सो ये तुम्हें चीज़ समझ आ गई होगी। और हम जब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो बच्चों हम हर इंस्ट्रूमेंट के दो केस स्टडी करेंगे। एक केस वो स्टडी करेंगे जब हम इमेज को देख रहे होंगे, कहाँ पर बच्चों? एट डी, यानी हम नियर पॉइंट वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम उससे जो डायग्राम बनाएंगे उसमें हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे भी देखेंगे। तो आपको ये 2 केसेस जरूर मिलेंगे। अब एक और पॉइंट है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हमारी आईज उसको कैसे देख पाती है आपको पता होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका सबसे अपर पार्ट और सबसे लोअर पार्ट, जब उससे रेज आती है हमारी आईज में, तो वो हमारी आई के साथ एक एंगल बनाती है बच्चों। जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं उस एंगल को, और इसी एंगल को विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। लेटर से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने नाम ए बी रखा, और ये हमारी आई के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये लेटर से ये θ2 एंगल है। अगर मैं उसी ट्री को थोड़ा सा दूर ले जाऊं या मैं खुद दूर चला जाऊं, तो आप देखोगे अब यही ट्री जो एंगल बना रहा है पहले से कम बना रहा है, विजुअल एंगल कम हो गया, इसलिए वो हमें छोटा दिखता है। तो हमारी आंख से जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है वो हमें छोटा दिखता रहता है। रीजन, क्योंकि उसका जो एंगल है विजुअल एंगल वो कम होता जाता है। जैसे एक और डायग्राम से ये दिखा रखा है, ये आपकी मान लीजिए ह्यूमन आई है, ये इसका लेंस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए बी है, ये कुछ एंगल बना रहा है, और इसी ए बी को मैं थोड़ा दूर ले जाऊं तो अब ये जो एंगल बना रहा है छोटा है। जितना विजुअल एंगल छोटा बनेगा उतना रेटिना पे इमेज छोटी बनेगी।
तो इसका मतलब अगर मैं किसी चीज़ को बड़ा देखना चाहता हूँ तो ऑब्वियस है मुझे उसका जो विजुअल एंगल है अल्फा, अल्फा बच्चों ध्यान रखना, ये वो एंगल है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। ठीक है, ये एंगल क्या है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हमारी आई पे जो एंगल बनता है दैट इज विजुअल एंगल अल्फा। ये अल्फा हमारा होता है, इसको मैं जनरली अल्फा लिख रहा हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ को बड़ा देखना है तो मुझे इस अल्फा को इंक्रीज करना पड़ेगा। बोलेंगे सर इंक्रीज करना है तो उसको उठा के पास ले आओ, एंगल बड़ा बन गया। यस बिल्कुल सही कहा, लेकिन पास लाने की भी हम लिमिट है हमारी, एक 25 सेंटीमीटर से कम ले आओगे तो फिर भाई एकदम अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम 25 पे कम से कम रख सकते हैं। तो इन सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही हमने पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, आपको याद होगा जब मिरर और लेंस पढ़ा था, हम मैग्निफिकेशन एक डिस्कस करते थे, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। यहाँ हाइट से ज़्यादा एंगल्स का खेल है। तो देखो ये जो अल्फा एंगल है कब है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर हम ऑब्जेक्ट को देखें, और लेटर से आप ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव करो और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको देखो, और शायद वो बड़े एंगल के साथ होगा, उस नए एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो बीटा और अल्फा का रेशो होता है उसी को हम नाम देंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, या जिसको हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। एमपी से या सिंपली एम सिंबल इसका हम लिख लेते हैं। क्या होता है, विजुअल एंगल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो बना अब नया बीटा डिवाइड बाय विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का बगैर उस इंस्ट्रूमेंट के। तो बीटा और अल्फा का जो रेशो है वही मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन है। बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये पॉइंट टू पॉइंट बदल जाएगी जब हम इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे माइक्रोस्कोप के केस में थोड़ा सा डेफिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ऐसे ही टेलीस्कोप में कर लेंगे। वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। आपको पता होगा माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज़ों को, जो बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स है, उनको मैग्नीफाई करके अगर मुझे देखना है तो मैं माइक्रोस्कोप यूज़ करता हूँ। हमारे सिलेबस के अंदर दो माइक्रोस्कोप है जो हमें डिस्कस करने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस एक होल्डर में लगा रखा है, नीचे एक हैंडल है उसको पकड़ने के लिए। ये जो आप देख रहे हो यही है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी लैब के अंदर देखा होगा, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं जो काफ़ी एडवांस होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम सिंपल जो है इनको डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, वो बनने हो तो दोनों में से किसी पे भी बन सकता है, बट ज़्यादातर 70% चांसेस है, इवन मोर देन 70% चांसेस होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही पूछे। क्या पूछेगा अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। डेफिनेशन वही सेम जो हमने माइक्रोस्कोप पे लिखी थी, इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। अब आता है कि बना कैसे है। बना में कुछ अलग नहीं है भाई, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ही तो लगा रखा है हमने। देखो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इनको हाईलाइट करते रहना। ये एक ही लेंस से बना होता है, वो भी कॉन्वेक्स। और वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, वो शॉर्टर फोकल लेंथ का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। हम बाद में मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे कि जितना कम फोकल लेंथ लेंगे उतना मैग्नीफाइंग पावर जो है ज़्यादा मिलेगी, यानी एंगल उतना इंक्रीज्ड मिलेगा, वो हमें बड़ी चीज़ दिखेगी। ठीक है, ये इसकी वजह से होगा। थर्ड है ये काम कैसे करता है। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप है, कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंगल, तो थोड़े से दिमाग में आपको कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस याद आ गए होंगे, और उनमें कोई एक ही केस ऐसा है जिसमें सीधी इमेज बनती है और बड़ी बनती है। और वो कौन सा है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को लेंस के O और F के बीच में रख देते हैं, उस केस में हमें मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। बस यही है प्रिंसिपल किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। लेकिन इसके अंदर एक सबसे मेन चीज़ और है, वो आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, कि ये तो डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब हमें इसके फर्दर दो केस स्टडी करने हैं। आपको याद होगा इनिशियली मैंने बताया था कि हमारा विज़न देख लो तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी है, यानी D से इन्फिनिटी। तो हम दो केसेस पढ़ेंगे, जब हमें इमेज जो है जो फाइनली हमें मिलेगी वो D पे मिले तो क्या होगा, और जब इमेज हमें इन्फिनिटी पे मिले तो क्या होगा। तो पहला केस, when final image is at least distance of distinct vision, जब मुझे जो फाइनली इमेज है वो D पे चाहिए। डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से भी इसको समझ लेना जो मैं पॉइंट बताऊंगा। लेटर से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप रेड कलर में देख रहे हो इसको, इसकी हाइट को मैं h लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी आई से, ये जो पॉइंट O है आप उसको I समझो इस पॉइंट को,
और अभी आपको तो डायग्राम में लेंस दिख रहा है, इमेजिन करो ये लेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लेंस नहीं है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है हमारा h हाइट का और ये हमारी आई है। तो अगर ऐसा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी आई के साथ कुछ एंगल बनाता, बिल्कुल सर आप बना रहे हो, जो मैं अभी बना रहा हूँ आप देख पा रहे हो, तो ये एंगल जो बनता वो था अल्फा। कि अगर मैं इस ए बी को बोल दो या जो h हाइट का हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको सिंपली d डिस्टेंस पे रख दूं आंख से, ओ से ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी कंसीडर कर लिया, क्योंकि डी पे तो इमेज देखनी है हमें। अगर ये सिंपल डी पे रखा होता तो इसका एंगल अल्फा बनता, बिल्कुल सर बनता, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें इस एंगल को बड़ा करना है। तो क्या करें सर, डी से कम तो ऑब्जेक्ट को ला नहीं सकते, डी से कम लाएंगे तो वही सेम सर ब्लर इमेज, आईज में स्ट्रेन वाला प्रॉब्लम। अरे हम लेंस भी तो यूज करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, नई जगह पे रख दिया। कौन सी नई जगह पे, आप देख सकते हो ये, यहां पर उसको रख दिया। ए बी नाम हमारा ऑब्जेक्ट का है ही, एच उसकी हाइट ऑलरेडी हमने बात कर रखी है। बोलोगे सर नई जगह पे जब हमने रखा, ये तो सर आपने 25 से कम डिस्टेंस पे ले आए, 25 से कम डिस्टेंस पे लाएंगे तो सर वही दिक्कत ब्लर वाली। मैंने कहा भाई अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लाया हूं, मैंने एक काम और किया, मैंने यहां पर एक लेंस भी रख दिया, कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों काम किए, मैं ऑब्जेक्ट को भी पास लाया, लेंस को भी रख दिया। पहले जो मैं बात कर रहा था सिचुएशन, वो क्या था, सिंपल हमारा जो ऑब्जेक्ट था एच हाइट का, वो सिर्फ आई के साथ एंगल अगर बनाता वो हमारा अल्फा था। और अब हमने क्या किया बच्चों, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आया और यहां पर लगा दिया एक लेंस। अब क्या करेगा ये लेंस जो है, इसके लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हमने लेंस को मूव करना है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, हम लेंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे सच दैट कि ये जो ए बी है ये इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में आ जाए। हमने इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हमने इस तरह से एडजस्ट किया। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता है, जब भाई ये वाला केस होता है, जब हम ओ और एफ के बीच में रखते हैं, हमें मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि इस ए बी की इमेज जो है वो बन जाए कहाँ पर, डी डिस्टेंस पे। कहाँ बन जाए, डी डिस्टेंस पे। अगर ऐसा होगा तो अब जो एंगल होगा बच्चों वो पहले अल्फा से तो पक्का बड़ा होगा, इसलिए उसको नाम बीटा रख दिया। देखो हमने ऑब्जेक्ट को खिसका के यहाँ रखा, अब इससे वही दो रेज जा रही हैं, एक रे लेंस में पैरेलल गई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गई। पैरेलल रेज आपको पता है फोकस में से पास होगी, वो इधर चली गई, और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई। ये दोनों रेज इधर राइट साइड में कभी नहीं मिलेंगी। इनको जब हमने बैक में ड्रॉ किया तो हमें इमेज जो मिली वो कहाँ पर मिली, डी पे मिली। ये फाइनली हमें इमेज मिल गई, नाम रख दिया ए डैश बी डैश। आप बोलेंगे सर डी पे ही मिले, ये पक्का है भाई, हम लेंस को हम खुद एडजस्ट करेंगे ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो हमें फाइनल इमेज मिल गई यहाँ पर, लेकिन इस बार जो है ये बड़े एंगल के साथ। अब ये जो एंगल मिला हमें, ये बीटा एंगल बन गया। यही तो फायदा हुआ, ऑब्जेक्ट को पास लाके हमने एंगल बड़ा कर दिया, लेकिन लेंस लगा के हमने उसकी इमेज ऑब्टेन कर ली डी पे। मतलब अभी भी हमें दिख कहाँ पर है, डी पे रहा है, लेकिन बड़े एंगल के साथ। हमें यही तो करना था। अब डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को, एम से लिखते हैं। क्या है बच्चों बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमने जो लेंस लगा दिया, अब एंगल जो बना वो बीटा बना, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी हो, इमेज हमारी डी पे ही बन रही है। तो मैं आपसे बोलूं कि जब हमारी फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बन रही है तो ये जो एंगल है वो है बीटा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा होता खाली विदाउट एनी लेंस वेंस, तो एंगल होता है अल्फा। इस रेशियो को हम m बोल रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर। सो इट्स द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, किसके साथ, आई के साथ। कब, जब दोनों कहाँ हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन डी पे, यानी जब दोनों डी पे हो। तो m को हमने लिख दिया बीटा बाय अल्फा। एंगल स्मॉल है, हम इसको बीटा को टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को टेंजेंट अल्फा। अब फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो अब आप डायग्राम दोनों से ही देख सकते हैं बच्चों। अगर मैं अल्फा निकालना है तो ये है, तो ये भी ए बी एच की टर्म में लिखो तो एच की टर्म में लिख सकते हो। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। चलो थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं कि चीजें क्या थी। इनिशियल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, ये वाला केस था। अल्फा को कैलकुलेट करने में इसका यूज होगा, और जब हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो ये केस है। जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाया, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो लेंस से जो इसका डिस्टेंस है मैंने उसको यू कंसीडर किया, और जो जहां इमेज बनती है वो वी होता है ना। और कहाँ बनी है वो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो मैंने v को d की इक्वल रख दिया। पहले तो निकालते हैं टेंजेंट बीटा। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ए बी ओ, यहाँ से निकल आएगा बीटा। तो टेंजेंट बीटा क्या होगा,
टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि है ए बी, जिसको मैं डायरेक्ट एच लिखता हूँ, ऊपर की तरफ है प्लस ही लिखूंगा, डिवाइड बाय ओ बी जो है यू के इक्वल, और लेफ्ट में तो बच्चों माइनस का यू लगा दूंगा, होल डिवाइड बाय अल्फा। तो अल्फा एंगल निकालना है तो ये जो रेड कलर वाला आप ट्रायंगल देख रहे हैं उसका यूज करेंगे। हाइट तो इसमें भी एच ही है, और डिस्टेंस क्या बच्चों, डी है माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में है। तो एच से यहाँ से एच कैंसिल हुआ, बचा डी बाई यू। तो एम का जो फॉर्मूला बना वो डी बाई यू बना। तो क्या यही मैग्नीफाइंग पावर है? हाँ, फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये मैं बोलूंगा इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। रीजन देखो, डी तो कांस्टेंट है, आपको पता है 25 जो है सेंटीमीटर, लेकिन यू जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस लेंस से, तो ये वेरी कर सकता है। तो यू यहाँ पर वेरिएबल है, मुझे इसको कांस्टेंट्स की टर्म में लाना है। अब कांस्टेंट क्या है, लेंस की फोकल लेंथ, तो मुझे इस यू की वैल्यू पुट करनी है। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, आपने यूज करना है यूज लेंस फॉर्मूला। देखो, जब भी आप लेंस फॉर्मूला यूज करते हो तो विद साइन यूज करना। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। 1/v इमेज बन रही है लिस्ट इंसर्शन डिस्टिंक्ट विजन पे, तो माइनस का d, माइनस का u भी हमारा लेफ्ट में है तो माइनस पुट किया, प्लस में इज इक्वल टू फोकल लेंथ, तो प्लस का ही है। तो आपके पास आया माइनस का 1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u आपके पास आ गया बच्चों 1/f प्लस 1/d। एलसीएम ले लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, जो ये आया f इंटू डी, और यहाँ आ जाएगा d प्लस f। अब हमें पुट किस में करना था, हमने m कैलकुलेट किया था, वो आया था d बाई यू। तो क्या मैं इसको d मल्टीप्लाई बाई 1/u लिख दूँ? 1/u की वैल्यू हमारे पास है क्या, d प्लस एफ डिवाइड बाई एफ इंटू डी। तो d से यहाँ से d कैंसिल हुआ, तो d बाई एफ प्लस एफ बाई एफ जो कि है 1। तो क्या मैं इसको 1 प्लस d बाई एफ लिख दूँ? तो हमारे पास बच्चों जो m का फॉर्मूला फाइनली ड्राइव होके आया मैग्नीफाइंग पावर का, कब, जब मुझे जो फाइनल इमेज है कहाँ मिल रही है, फाइनल इमेज इज एट डी, तभी ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आपसे बोलूं बच्चों, ये जो केस होता है इस केस में मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो ये एक्चुअल में इसको हम मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम लिख देते हैं। रीज़न क्योंकि यू हमारा मिनिमम होता है। अभी एक और केस करेंगे तो आपको तब भी पता लग जाएगा ये मिनिमम ये मैक्सिमम क्यों है। तो कई बार न्यूमेरिकल में आपको सिंपली ये दे देता है कि भाई एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसका फोकल लेंथ दे रखा है, बोला इसकी मैक्सिमम पावर बताओ, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब भी न्यूमेरिकल करोगे बेटा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में साइन यूज मत करना, नो यूज ऑफ साइन इस फॉर्मूले में, एम के फॉर्मूले में, बाकी सब में करना है, लेंस में यूज करना है, मिरर फॉर्मूला में यूज करना है, इस फॉर्मूले में साइन यूज नहीं करना, क्योंकि ये स्पेसिफाइड केस होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही साइन ले चुके होते हैं, तो दोबारा साइन पुट नहीं करना आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फर्स्ट केस क्लियर है। अब सेकंड केस की बात आती है, भाई जब हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, एट इन्फिनिटी, और इस केस का दूसरा नाम होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए वही सेम कहानी कि हमारा अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी आई से डी डिस्टेंस पे रखा होता, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं लगा रखा, तो उसका एंगल जनरली अल्फा बनता। अब हमने क्या किया, उसको उठा के खिसका के आगे ले आया और एक लेंस लगा दिया, और मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे रख दिया। अब होगा क्या भाई, एक रे जो पैरेलल लेंस के अंदर गई और एक ऑप्टिकल सेंटर के अंदर गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई और जो पैरेलल गई थी वो फोकस में, और क्या देखा, बाय डिफॉल्ट ये दोनों भी पैरेलल हैं। पैरेलल बनने का मतलब बच्चों ये कहाँ पर जा रही है, एट इन्फिनिटी, तो मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। लेकिन इस बार हमने जो जो ए बी रखा बच्चों ये, और ये जो रेज हैं इन्फिनिटी की जाती हुई, इनका एंगल बीटा है। तो इस बार क्या हुआ, इमेज का एंगल बीटा है, लेकिन इमेज है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, और हमारे ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, अल्फा। कहाँ पर रखा है, डी पे रखा है। तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन क्या करेंगे, जब हमने इससे पहले वाला केस था, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो, तो मैग्नीफाइंग पावर को जब डिफाइन किया था तो उसमें दोनों ही केसेस में इमेज भी डी पे थी, ऑब्जेक्ट भी डी पे था। लेकिन इस केस में क्या है, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा डी पे है। तो क्या हुआ, ये रेशो है किसका, एंगल जो बनाता है कौन, इमेज जो कि इन्फिनिटी पे है, लेकिन एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है कहाँ पर है, जो डी पे है। तो वही बीटा बाय अल्फा, एंगल छोटे हैं तो बीटा को टेंजेंट बीटा लिखा और अल्फा को टेंजेंट अल्फा लिख दिया। अब टेंजेंट बीटा निकालना है तो ये छोटा सा ट्रायंगल काम आएगा। इसको आप ए बी डिवाइड बाई ओ एफ जो कि फोकल लेंथ है, जिसको यू भी लिख सकता हूँ और एफ भी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पता है, माइनस का क्योंकि लेफ्ट में है ये, ठीक है। आप ए बी की जगह एच भी लिख सकते हो, तो ए बी बाई माइनस एफ, और अल्फा निकालना है तो ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी डिवाइड बाई हमारा माइनस का डी, क्योंकि लेफ्ट में ही है दोनों। तो ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी अपॉन एफ। तो एम का जो फॉर्मूला बन गया वो डी अपॉन एफ बन गया।
तो क्या ये ठीक है इतना? बिल्कुल सर, इसको आगे चेंज करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई इस केस में आप फॉर्मूले को देखो तो दोनों ही कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं। एक लेंस के लिए एफ फिक्स होता है, डी तो वैसे ही में पता है 25 सेंटीमीटर फिक्स है, तो इसको फर्दर नहीं सोल्व करना। ठीक है, इससे पहले जो फॉर्मूला बना था उसमें डी बाई यू बना था, यू वेरिएबल था, इसलिए मुझे फर्दर सोल्व करना पड़ा, लेकिन इसमें सिंपल बन गया तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें इसको आगे। अब दोनों का कंक्लूजन देख लेते हैं बच्चों कि ये हमारा फॉर्मूला कब बना, जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। और नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है? जब इमेज कहाँ होती है? एट इन्फिनिटी होती है। अब आप मुझे बताओ, जब डी वाला केस था तो मैग्नीफाइंग पावर थी 1 प्लस डी बाई एफ, और अब पावर है डी बाई एफ, दोनों में कम कौन सी वैल्यू है? भाई सर ये वाली वैल्यू है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली, इसलिए ये मिनिमम वाला केस है और उसको हमने क्या बोला था? मैक्सिमम वाला केस। तो जब भी मुझे मैक्सिमम पावर निकालनी हो तो मैं 1 प्लस डी बाई एफ फॉर्मूला लगाऊंगा, और जब मुझे मिनिमम निकालना हो तो सिंपल डी बाई एफ फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। और आप यहाँ से इजीली देख सकते हो बच्चों, दोनों ही फॉर्मूले में आपको m की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। आप जब फाइनली m कैलकुलेट करें पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? जो हमारी फाइनल इमेज है बच्चों वो इरेक्ट है, और हमारी इमेज क्या है बच्चों? वर्चुअल है। इनलार्ज तो है ही है क्योंकि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी आपको। दूसरा f के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितना f कम उतना m ज्यादा। जितना कम यानी शॉर्ट फोकल लेंथ का मैं लेंस यूज करूंगा उतना ज्यादा मुझे मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। याद हो स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन में मैंने ये तुम्हें पॉइंट बताया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक पता होना चाहिए इस पॉइंट का। और मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए भी बता दिया बच्चों, इन दोनों में साइन यूज मत करना। मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, नो यूज ऑफ साइन किसके अंदर बच्चों? इन फॉर्मूला ऑफ m, इन फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, इसके फॉर्मूले में साइन यूज नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं बहुत ही सिंपल सा। फोकल लेंथ लेंस की गिवन है आपको कॉन्वेक्स की, एक ही लेंस गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल माइक्रोस्कोप है। आपसे मैक्सिमम पावर पूछा और मिनिमम पावर पूछा, मैग्नीफाइंग पावर, तो भाई मैक्सिमम मिनिमम निकालना बहुत इजी है। अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम चाहिए तो आपको पता है 1 प्लस डी बाई एफ फॉर्मूला लगाना है, और अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम चाहिए तो सिंपली क्या करना है बच्चों? डी बाई एफ लगाना है। साइन यूज करें नहीं, 1 प्लस डी होता है 25, फोकल लेंथ आपकी है ये 2.5, यहाँ पर मैं सिंपली कर देता हूँ 25 डिवाइड बाई 2.5, ये आपका आएगा 10 और ये आएगा आपका 11। क्या ये कोई यूनिट आएगा इसका? नहीं, ये एक नंबर है तो आपको सिंपल ये मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका आंसर दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और है, आपको कहा अभी एक ऑब्जेक्ट को हम सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, आपको यानी एफ गिवन है, आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर का ही तो दूसरा नाम है, बताना है जब इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे जो कि 25 सेंटीमीटर है। भाई सिंपल सी बात है, इसने दे दिया, यानी एट डी वाला केस बता रहा है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं बच्चों, हमने डायरेक्ट पढ़ा है मैग्नीफाइंग पावर का, जब फाइनल इमेज डी पे बनती है, वो आपको पता है मैक्सिमम वाला केस है, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 25, नहीं भी तो भी आपको पता होता है डिवाइड बाई 12, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आपका आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 08, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा ये 3.08। अगर ये नहीं करना आप डेसिमल में भी इसका एलसीएम निकाल के लिख सकते हो, जो आपका आएगा ये आएगा 37 डिवाइड बाई 12। अच्छा एक और तरीका है इसको solve करने का, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको पता है भाई मैग्नीफाइंग पावर निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला है डी बाई यू, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा लेंस से। अब आप यहां से भी पुट करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये u का वैल्यू निकलेगा कैसे बच्चों? ये निकलेगा लेंस फॉर्मूला से। अब मैं आपसे बोलूं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, आप बोलोगे सर ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, यानी आपको v दे रखा है बच्चों माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि d आगे की तरफ ही होता है। फोकल लेंथ प्लस का ही लेना है क्योंकि कॉन्वेक्स है। देखो मैंने लेंस फॉर्मूला यूज किया तो मैं साइन यूज कर रहा हूँ, और अगर मुझे मैग्नीफाइंग का करना था मैं साइन यूज नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब यहाँ से u कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 1 प्लस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको वैल्यूज को पुट करोगे, आप u कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ पुट करोगे, तब आपके पास mp आ जाएगा। बोले सर ये क्यों करना, ये डायरेक्ट करो। बिल्कुल आपने ये डायरेक्ट ही करना है, लेकिन मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे। ओके देख लीजिए दोनों मेथड से ही कर रखा है, ये दोनों ही तरीके बता रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, और जो उसका जो फॉर्मूला है वो बच्चे सच में आपके काम आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में।
तो सबसे पहले भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? डेफिनेशन वही जो सिंपल माइक्रोस्कोप की थी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम आता है, हम मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में उसमें तो एक ही लेंस था छोटी फोकल लेंथ का, लेकिन इसमें होते हैं दो लेंस, दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है। इवन हम जो आगे टेलीस्कोप पढ़ेंगे बच्चों, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होगा। तो आपसे कहा भाई दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज किए, और दोनों की फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए बच्चों? शॉर्ट होनी चाहिए। फोकल लेंथ कम होने का मतलब ये नहीं कि लेंस का साइज छोटा है, नहीं, फोकल लेंथ अलग चीज है, साइज दोनों का अलग अलग होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एक लेंस जो है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपकी अगर माइक्रोस्कोप देखा है तो हम यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और ये जहां से हम देखेंगे, आई आई लगा के यहाँ पर आपको पता है, तो ये होगा आई पीस या ओकुलर। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, भाई ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है तो ऐसे याद कर लो कि ये लेंस भी साइज में छोटा है, और हमें इमेज को बड़ा देखना है आईज के अंदर, तो ये लेंस भी बड़ा है। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हो, दोनों सेम साइज के नहीं होते। हाँ, फोकल लेंथ दोनों की कम हो तो वो बेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे साइज का, आईपीस बड़े साइज का। और दोनों क्या होते हैं बच्चों? कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं, मतलब एक ट्यूब के अंदर रखे होते हैं, एक एंड पे हमारा पहला लेंस, दूसरे एंड पे दूसरा लेंस होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट करते हैं। भाई क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि हमें इमेज कहाँ पर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर दो केस होते हैं, या तो मुझे इमेज डी पे देखनी है, और या फिर मुझे इमेज कहाँ देखनी है? इन्फिनिटी पे देखनी है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों के लेंस के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए पहला केस डिस्कस करेंगे, कौन सा? जब मुझे फाइनल इमेज डी पे चाहिए, तो ये केस। चलो इस केस को बताने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ बच्चों, कि मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ए बी नाम दो या कुछ भी नाम दे दो इसका, जिसका h हाइट है। और अगर मैं इसको नॉर्मल आई के साथ देखता हूँ, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, और मैं सिंपली इसको देखता हूँ, तो ये मेरे आई पे कुछ एंगल बनाता है। आपको याद होगा हम इसको अल्फा बोलते थे, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए डी है। डी ना भी लो तो कोई बात नहीं, अभी अगर मैं डी मान लेता हूँ इसको, इनिशियली मैं ये डी मान लेता हूँ, तो ये इसने एंगल बनाया अल्फा, ये बगैर इंस्ट्रूमेंट का था। लेकिन अब मुझे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने हैं, मतलब मुझे इसको आगे पीछे करने का हक है, मैं इसको ए बी को आगे पीछे कर दूं, लेकिन मैं क्या लगा दूं बच्चों? बीच में लेंस लगा दूं, और मुझे फाइनल इमेज इस बार तुम डी पे दिखा दो। मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, आप इस सेकंड सिचुएशन में, कि ये मान लीजिए आई है, यही सेम वो पॉइंट, और मान लीजिए ये वही डी डिस्टेंस है हमारी आई से, ये जो डिस्टेंस डी है। अब आपको बस ये मैंने बोल दिया, भाई मेरे सुन, तू ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख, यहाँ रख, यहाँ रख, कहीं भी रख, बस मुझे इस बार यहाँ पर क्या दिखा दे? इमेज दिखा दे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बननी चाहिए, कैसे मर्जी बने। और अब क्योंकि इमेज यहाँ बनेगी तो ऑब्वियस है बड़े एंगल के साथ बनेगी, बीटा के साथ, और हम बीटा और अल्फा का रेशो आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। अब यहाँ पर इमेज बनेगी कैसे? ऑब्जेक्ट तो हमारा छोटा सा था यहाँ पर। तो मैंने कहा इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? एक नहीं, इस बार इस जगह में दो लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स की। कैसे? अब मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे ये काम होगा। तो पहले तो हेडिंग केस की, कि जब मुझे फाइनल इमेज कहाँ चाहिए? डी पे चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो हमने क्या किया भाई, हमारे पास दो लेंस है, ये पहला लेंस है, छोटा लेंस बनाना है, ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने LO रख दिया नाम, और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको मैंने O1 नाम दे दिया। जो इसका भी फोकस होगा इधर, एक ये होगा और एक ये होगा, इसका नाम मैंने F1 रख दिया। इधर 2F होगा, इधर भी 2F होगा, हालांकि उसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि सर ये जो लेंस है, हम इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ? देखो हम अलग अलग पोजीशंस पे लग सकते हैं, मैं आपको सभी केसेस बताता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ रखता हूँ O और F के बीच में, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये लेंस उसकी मैग्नीफाइड और बड़ी इमेज बना देगा, तो दूसरे लेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बार मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक की बजाय दो लेंस का यूज करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ना रख के यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, इस जगह पे। ये कहाँ है पोजीशन बच्चों बताओ? ये हमने रख दिया कहीं F1 और 2F1 के बीच में, ऑब्जेक्ट हमारा AB। अब अगर ऐसा रखा तो ये लेंस उसकी इमेज बनाएगा, और आपको पता है इमेज जो बनेगी वो किस तरह की इमेज बनेगी बच्चों? जब यहाँ से एक रे इधर की तरफ दिखाओ और एक रे यहाँ से सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, और ये वाली जो गई बच्चों इसको फोकस में से पास होना है, तो ये फोकस में से पास हो गई। और आप देखो जरा, ये दोनों की दोनों रेज यहाँ पर आके मिल रही हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेज मिलके यहाँ पर क्या बना रही है बच्चों, इमेज बना रही है। चलिए इसको बना देते हैं हम फिर इमेज को, ये इसका नाम दे देते हैं कुछ, क्योंकि ए बी उसका नाम रखा, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए डैश बी डैश। ये सिर्फ पहले लेंस की बात हो रही है, ध्यान से सुना। और इन डिस्टेंसेस को भी मैं मार्क कर ही देता हूँ बच्चों। ये जो डिस्टेंस है क्या है, ऑब्जेक्ट का पहले लेंस से है, तो क्या मैं इसको यू ओ लिख दूं, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यू मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, और क्या ये वी ऑफ ओ है, हमारे पहले लेंस ने जो इमेज बनाई, और ये उसकी फोकल लेंथ है। अगर लिखना चाहें हम इसको एफ फॉर ओ लिख देंगे ऐसे। अब आप देखो कि इस लेंस ने इमेज को उल्टा कर दिया और थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिया, मैग्नीफाई किया, लेकिन बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं किया। अभी दूसरा लेंस बाकी है हमारे पास, एक्चुअल में एक नहीं दो लेंस है बच्चों। और दूसरा लेंस कहां पर है, हमने यहां बनाया नहीं भाई। दूसरा लेंस एडजस्टेबल है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, राइट में। हमें रखना कहां पर है, हम दूसरे लेंस को बच्चों इस तरह से रखेंगे, हम दूसरे लेंस को इस तरह से रखना नहीं बोल के एडजस्ट करेंगे ऐसे बोलना, क्योंकि हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट एडजस्ट करने का। तो हमने क्या किया बच्चों, दूसरा लेंस इस तरह से एडजस्ट किया, तो थोड़ा सही बना लेंगे, ठीक है। हमने दूसरा लेंस इस तरह से एडजस्ट किया, ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे लेंस के फोकस के बीच में कहीं आ जाए। अब देखो जरा, अब हमने इसको एडजस्ट किया कि ये इसके O और F2 के बीच में आ गए। अगर ऐसा है तो रे डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। तो वही सिंपल सी कहानी रे डायग्राम बनाने की बच्चों, या तो आप ये जो दो रेज आ रही है इन्हीं को एक्सटेंड कर दो, ऐसा नहीं तो नई रेज बना सकते हो। एक मैंने पैरेलल रे बना दी और एक मैंने बना दी जो O से जा रही है, O वाली सीधी चली जाएगी तुम्हें पता है, और पैरेलल वाली इधर फोकस से पास होगी। अब आप इस डायग्राम में देखो बच्चों कि ये दोनों रेज तो कभी मिलेंगी नहीं। हाँ, इनको अगर मैं बैक में ड्रॉ करता हूं तो कुछ चांसेस है। चलिए बैक में चेक करते हैं। तो मैं इस रे को बैक में ले गया इधर की तरफ, और मैं दूसरी रे को भी बैक में ले आता हूँ, ये वाली जो हमारी रे है, जब मैं इसको बैक में लेके आया ये भी यहाँ आ गई। तो क्या ये दोनों रेज बच्चों जो मैंने बैक में बनाई यहाँ पर मिल रही है, तो यानी ये यहाँ पर बन चुकी है हमारी फाइनल इमेज। मैं ये यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि इस F1 पे बन रही है, बेटा ये F1 की इधर उधर भी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो फाइनल इमेज बनी इसका मैं नाम रख देता हूँ A डबल डैश B डबल डैश। अब देखो हुआ क्या, पहले लेंस ने जो ए बी ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बना दी ए डैश बी डैश, यू नोट पे था वी नोट पे बना दी। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये दूसरे लेंस के आगे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस क्या दूसरे लेंस से, क्या मैं इसको यू ऑफ आई पीस लिख दूं, ये हमारा आई लेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए और दूसरे ने उसकी इमेज बना दी यहाँ पर ये। तो लेटर से इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों वी ई, और हमने इसको अपने आप से ही तो एडजस्ट किया था कि फाइनल इमेज डी पे बने, तो ये हमारा इनडायरेक्टली डी के इक्वल है। बाद में साइन पुट कर दूंगा मैं माइनस डी। तो इस तरह से ये डी पे इमेज हमारी फाइनल बन गई। हाँ, आपने ये जो रेज है ये कितनी बेंड की, इस ए बी को कितना आगे पीछे रखा, उसके अकॉर्डिंग जो ए डबल डैश बी डबल डैश ये फाइनल इमेज है, ये यहां भी हो सकती है, ये थोड़ा आगे भी बन सकती है बच्चों, ये इस लेंस के राइट साइड में बन सकती है, लेफ्ट में बन सकती है। हो सकता है कुछ बुक्स में ए डबल डैश बी डबल डैश आपको इस लेंस के लेफ्ट में मिले, किसी में राइट में मिले, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से। अब आप बोलेंगे सर इसमें मैग्निफिकेशन वाला वो अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट तो सर दिख ही नहीं रहा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर देखिए सेकंड लेंस का ये जो पॉइंट है ना, हम इसको आई बोलते हैं। अगर ये हमारा आई है, मतलब इसके बिल्कुल जस्ट पास में है, ये आई नहीं है, इसके जस्ट पास में, अगर मैं इसको ही आई कंसीडर करूं, तो क्या फाइनल इमेज हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश है, और ये जो एंगल बना रही है बच्चों ये वाला, ये हमारा बीटा है, और ये जो इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश ये काफी बड़ी है, और ये डी डिस्टेंस पे बन रही है। और अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं बच्चों, आप सोचो जरा कि अगर तुम उतने ही ए बी साइज, ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो यहां रखा है, अगर मैं ये दोनों लेंस ना लगाता, ये पहला लेंस और दूसरा लेंस ना लगाता, और उसको मैं यहां रखता, इसको ए बी को मैं यहां रखता यहां पर इस जगह पे, और बताओ मुझे ये आई के साथ कुछ एंगल बना रहा होता, बिल्कुल सर बना रहा होता, और ये एंगल जो बन रहा होता बच्चों वो होता हमारा अल्फा। कि अगर मैं ए बी को डायरेक्ट हमारी आई से डी डिस्टेंस पे रखता, वो तो अल्फा एंगल बना रहा होता बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। सोचो कितना छोटा सा एंगल था। अब हमने क्या किया, इसको यहां ना रख के मैंने काफी दूर पीछे रख दिया इसको, ए बी को यहां इतनी दूर ले गया मैं उसको, ए बी को पास नहीं मैं दूर ले गया, और रास्ते में दो लेंस रख दिए एल ओ और एल ई, और दोनों की हेल्प से अब वो मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, अभी भी डी भी दिख रहा है बीटा एंगल के साथ।
तो ये जो बीटा एंगल है और जो अल्फा है, इसी की रेशियो को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो चलिए डेफिनेशन देख लो, वही सेम रेशियो किसका, एंगल का जो इमेज ने बनाया और जो हमारे ऑब्जेक्ट ने बनाया, जब वो दोनों कहां पर है, डी पे। तो लिखना है वही सेम, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। बीटा को मैं टेंजेंट बीटा लिखूं, अल्फा को मैं टेंजेंट अल्फा लिखूं। टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। टेंजेंट बीटा देखो यहाँ इस ट्रायंगल से निकालते हैं, ए डैश बी डैश ओ टू। बीटा ये रहा, टेंजेंट बीटा मीन्स परपेंडिकुलर विच इज ए डैश बी डैश। अच्छा ये एक चीज बताएं, ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इमेज इसने बना दी, इधर ही बनाई, तो क्या इसको मैं नेगेटिव लूंगा ए डैश बी डैश को, बोलेंगे सर लाइन से नीचे है, लेकिन बच्चों इस लेंस के लिए, जो दूसरा लेंस है इसके लिए रेज यहाँ से निकल रही है बच्चों, तो इसके कंपैरिजन में तो ये सीधा है और इसने इमेज भी उसी डायरेक्शन में बनाई है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय इमेज जो बन रही है, हाँ ये लेफ्ट में बन रही है बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि रेज आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है, ये उसके अपोजिट है, तो माइनस का यू यहाँ ले सकते हैं। ये हमारा टेंजेंट बीटा आ गया। अल्फा निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ए बी को मैं यहाँ की जगह यहाँ रखता तो वो अल्फा एंगल बना रहा होता। तो ये क्या है, ए बी डिवाइड बाई ओ से लेके बी डबल डैश, ये जो डिस्टेंस है जो डी है हमारा, तो ए बी से डी, डी भी माइनस का क्योंकि लेफ्ट में है। अब आपको क्या किया, ए डैश बी डैश बाई ए बी को हमने अलग रख दिया, इतनी सी चीज को, माइनस से माइनस कैंसर, डी बाई यू अलग हो गया। अच्छा अगर आपको याद होगा, हमने जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था सिंगल लेंस वाला, तो डी बाई यू वहां एक टर्म आई थी, डी बाई यू क्या होता था, मैग्निफिकेशन, एम 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 बोलते थे, और ये देखो यू ई है यानी आई पीस की, तो ये आई पीस की मैग्निफिकेशन है। और अगर आपको सिंपल याद हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन ये ए डैश बी डैश इमेज किसके लिए है, ए बी ऑब्जेक्ट किसके लिए है, पहले लेंस के लिए, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोपी मैग्निफिकेशन निकालनी है तो क्या करूंगा, मैं m निकालूंगा, कैसे, दोनों की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करके, यानी इंडिविजुअल दोनों की आप m कैलकुलेट कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास m आ जाएगा। तो बच्चों आप डायरेक्ट यहाँ m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा को डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, m नोट इंटू एम ई, ठीक है, ये मैंने आपको करके बता दिया। अब यहाँ m नोट क्या है, यहाँ पर m नोट है किसके लिए बच्चों, जो हमारा पहला लेंस है। अगर हम पहले लेंस की बात करें बच्चों, यहाँ पर ये कोई स्पेशल केस नहीं है, तो इसकी हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी अलग से। और एम ई की अगर हम बात करें, जो आई पीस की, वो मैग्निफिकेशन हमें पता है डी बाई यू ही है। तो क्या मैं एम नोट को यहाँ लिख दूँ वी बाई यू, लेंस है तो प्लस का ही देना है, लेकिन यहाँ पर ओ लगाया, यहाँ पर भी ओ लगाया। अब साइन चेक करते हैं, पहले लेंस के लिए वी प्लस का है क्योंकि राइट साइड में है, और यू लेफ्ट में है तो माइनस का लगाया। वहीं एम ई आपको पता है डी बाई यू ई है, डी बाई हमारा यू ई, तो मैं ये दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो m का जो वैल्यू मेरे पास आया, वो बच्चों आया हमारे पास वी नोट बाई यू नोट, और ये माइनस का साइन है इसके साथ, और d बाई यू ई। अच्छा यहाँ फोकल लेंथ के टर्म में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब हमारी फाइनल इमेज एट d बनती है, तो मैं d बाई यू ई को लिख सकता हूँ 1 प्लस डी बाई एफ ऑफ ई, ये हमें पता है, तो ये डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो m इज इक्वल टू माइनस का वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ये इतना भी एक बार फॉर्मूला सही है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करें, क्योंकि इसमें आई पीस की तो फोकल लेंथ दिख गई, ऑब्जेक्टिव की नहीं दिखी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ यू ओ जो है हमारा ऑलमोस्ट एफ ओ के इक्वल आ जाए, डायग्राम से आपको पता लगेगा, यू ओ यानी ये स्टार्टिंग में जो ए बी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा खिसका के आगे ले आऊँ, फोकस पे यहाँ पर ले आऊँ, तो बेटा क्या ये जो इमेज खिसक के थोड़ा आगे चली जाएगी, तो ये जो ए डैश बी डैश है ये खिसक के इस लेंस तक पहुंच जाएगी। तो अगर हमारा ये जो यू नोट है ये एफ नोट को अप्रोच करता है, तो जो हमारा वी नोट है वो इस लेंस से दूसरे लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है इसके इक्वल हो जाएगा, और इन दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम L बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब L। तो मैं बोलता हूँ कि अगर यू नोट हमारा एफ नोट के इक्वल है, देन हमारा जो वी नोट है वो L के इक्वल हो जाता है। तो मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करता हूँ, m इज इक्वल्स टू माइनस एल बाई एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कब, इफ फाइनल इमेज जो है कहाँ पर बने, फाइनल इमेज इज एट डी।
अब इस फॉर्मूले में टर्म्स देखिए, एल क्या है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है, एफ नोट पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ यानी ऑब्जेक्टिव की, 1 प्लस डी ऑफ एफ ई क्या है, हमारी सेकंड लेंस यानी आई पीस की फोकल लेंथ है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर फर्दर इस फॉर्मूले को आप यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तब आपको साइन पुट नहीं करना किसका, डी का या एल का, इन चीजों का, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं यहाँ पर। और एफ ई और एफ नोट तो पता ही आपको बाय डिफॉल्ट प्लस ही लेना है क्योंकि कॉन्वेक्स चल रहे हैं, तो हमें साइन यूज नहीं करना, नो यूज ऑफ साइन। ठीक है, इस एम के फॉर्मूले में यहां हमने यूज किया था, यहां यूज नहीं करना। ओके चलिए आ गया। अब सेकंड केस जो है वो बहुत ही इजी है, आपको पता है जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बने, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना इस केस में मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है और हमेशा डी वाले केस में मैक्सिमम होती है, तो ये हमारी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मैक्सिमम। अगर आप ये वर्ड ना भी लगाओगे तो चलेगा। तो इस माइनस का रोल मैं लास्ट में बताऊंगा स्पेशल केसेस में कि ये माइनस का मीनिंग क्या है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो डायग्राम बनाना बहुत इजी है, वही सेम हमारा एक लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, एलओ लिख दिया, ये इसका ओ पॉइंट है, ये इसका फोकस है F1, ये इसका 2F है। इसका डायग्राम एज इट इज बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। हमारा ऑब्जेक्ट वही है, ये हमने इसको यहाँ रखा, इसका नाम रख देते हैं बच्चों वही ए से बी। अब इससे भी बहुत सारी रेज जा रही है, हमें 2 ही चाहिए, तो हमने क्या किया, एक रे बिल्कुल पैरेलल भेज दी और दूसरी रे आपको पता ऑप्टिकल सेंटर वाली हम भेजते हैं। इधर मैं फोकस बना ही लेता हूँ पहले लेटर से, ये इसका इधर वाला फोकस है। अब क्या होगा, ये जो रे है जो यहाँ गई ये फोकस में से पास होगी और ये दोनों आप देखो यहाँ पर दोनों रेज मिल रही है, तो यहाँ पर बन गई इनकी इमेज, ये ए डैश नाम दे दूंगा और इस पॉइंट को नाम दे दूंगा बी डैश। तो यहाँ हम दिखा भी देते हैं, इमेज जो बनी, इमेज बन गई, पहले लेंस का काम खत्म। ठीक है, अब मैं डिस्टेंसेस को भी मार्क कर देता हूँ। ये पहले लेंस के लिए जो ए बी है ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये यू ओ, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये इसने इमेज बनाई, ये हमारा हुआ वी ऑफ ओ, ये इसकी फोकल लेंथ है जिसको हम एफ ऑफ ओ लिखते हैं। ओके, अब दूसरे लेंस का काम स्टार्ट। पहले लेंस ने इमेज बना दी थोड़ी बड़ी लेकिन उल्टी कर दी। अब क्या है, हमें कहा कि जो लास्ट में इमेज मिलनी चाहिए मुझे वो इन्फिनिटी पे मिलनी चाहिए। अब एक लेंस किसी भी इमेज को इन्फिनिटी पे कब बनाता है बताओ, जब आप उस ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पे रखोगे। तो हमने क्या किया, दूसरा लेंस हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमारे अंडर होता है, हम दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस तो चेंज कर ही सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, दूसरा लेंस कुछ इस तरह से रखा, उसको यानी एडजस्ट किया दूसरे लेंस को, ये थोड़ा डायग्राम साफ बना लेना, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो ए डैश बी डैश है ये दूसरे लेंस के फोकस पे आ जाए, यानी ये पॉइंट दूसरे लेंस का फोकस भी है F2। अगर ऐसा है तो अब आपको पता है जो इससे रेज निकलेंगी, तो मैं रे डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो इससे नई रेज दिखा दो, एक रे बिल्कुल पैरेलल दिखा दो और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी बच्चों, ये फोकस की तरफ चलेगी और आप देखोगे ये दोनों कभी मिलेंगी नहीं, दोनों मिल ही नहीं रही। और अगर इनको बैक में भी ड्रॉ करोगे, ये आपका ऑलमोस्ट इधर आ रहा है, अगर तो इसको बनाओगे ये भी ऑलमोस्ट आपका ऐसे आएगा। तो पैरेलल रेज का मतलब पता है क्या होता है कि भाई ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल इमेज है वो बन रही है इन्फिनिटी पे। कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। अब हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा वही सेम, पर ये जो इमेज का जो एंगल बन रहा है ये हमारा बीटा एंगल है। अल्फा एंगल क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डी पे रखते तो हमारा जो एंगल बनता है वो अल्फा। सेम वही मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है, बीटा और अल्फा का रेशो, बीटा पे अल्फा। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही सेम लिखना है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ आई। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वही हमारा वी ओ बाई यू, जिसमें ये माइनस का है। एम ई आपको याद होगा हमने पुट किया था, ये डी ऑफ यू ई होता है, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो डी ऑफ एफ ई। क्यों, क्योंकि दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों, ये जिसको मैं यू ई बोलता हूँ, ये हमारा एफ ई के इक्वल है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ये देखा होगा, इन्फिनिटी वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर ये होती है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब दोनों की वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो हमारे पास जो m आएगा एम ओ हमारा वी नोट बाई माइनस ऑफ यू नोट इंटू में डी बाई एफ ई। आप देखोगे सर ये फॉर्मूला अभी पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकल लेंथ नहीं पता, तो आपको याद होगा मैंने माना था कि इफ मैं यू नोट को एफ ओ मान लेता हूँ तो हमारा वी नोट एल के इक्वल आ जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब के। तो एम का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एल बाई माइनस का एफ ओ इंटू में डी बाई एफ ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फाइनली फॉर्मूला मिल जाता है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, कब, जब मुझे फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज
इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोल दो, या इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इस केस में आपको पता है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है ये मिनिमम वैल्यू होती है, एक्चुअल में ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कब होती है, एट डी वाले केस में। और दोनों ही फॉर्मूले देखो, मैं यहाँ दोनों लिखता हूँ, देखो बच्चों, एट डी वाला जो फॉर्मूला था उसका आपको वैल्यू याद हो, एम था एल बाई माइनस का एफ ओ प्लस 1 प्लस डी बाई एफ ई था। और एट इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला बना आपको पता लगा, m इज इक्वल्स टू एल बाई माइनस का एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। दोनों में से यही फर्क है, यहाँ 1 प्लस फैक्टर है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नीफाइंग पावर की, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। और दोनों में माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब पता है क्या है, कि जो आपको लास्ट में इमेज मिली, फाइनली जो इमेज मिल रही है वो नीचे की तरफ मिल रही है। हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रखा था ऊपर, लेकिन फाइनली इमेज नीचे की तरफ मिल रही है, तो ये इंडिकेट करता है इन्वर्टेड। हाँ, मिल वर्चुअल रही है, बोलोगे सर इन्वर्टेड कभी वर्चुअल नहीं होती। भाई वर्चुअल इसलिए है क्योंकि हमारे लिए डॉटेड लाइन से बनी है। इस डायग्राम में भी देख लो, इससे पहले वाला केस देख लो, इसमें भी डॉटेड लाइन से बनी थी। तो ये हमारी वर्चुअल है बच्चों, और ये इन्वर्टेड है, हाईली मैग्नीफाइड है, ये तो हमें पता ही है, एम हमें ज्यादा मिल रहा है। और दोनों ही जगह देखो आप, एफ नोट और एम एफ ई दोनों की इन्वर्सली है, क्योंकि दोनों ही नीचे दिख रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है दोनों ही लेंस की, जितनी कम फोकल लेंथ लोगे मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा मिलेगी। दोनों लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ के होने चाहिए, लेकिन साइज सेम नहीं होना चाहिए। अपर्चर जो है, साइज जो है वो बड़ा किसका होना चाहिए बच्चों, आपको याद होगा, आईपीस का। छोटा किसका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, यहाँ भी आपको पता है ऑब्जेक्टिव का जो है वो स्मॉल साइज या स्मॉल अपर्चर होना चाहिए, इसका जो है लार्ज साइज या लार्ज अपर्चर होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका अगर इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हो न्यूमेरिकल में, आपको साइन यूज नहीं करना। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 24, आपको कहा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। भाई क्वेश्चन में आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। फिर बोला उसकी मैग्नीफाइंग पावर 30x है, और आपको पता है नेगेटिव होती है, तो मैं इसको सिंपल माइनस का 30 लिख देता हूँ, आपको भी बताया माइनस होता है। फोकल लेंथ आई पीस का एफ ऑफ ई जो है आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग फाइनल इमेज जो बन रही है डी पे बन रही है, तो हमें फॉर्मूला पता है डी वाला कौन सा लगाना है। डी की वैल्यू भी आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, आपको एम ऑफ ऑब्जेक्टिव बताना है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, एम का जो जब इन्फिनिटी पे, सॉरी एट डी पे इमेज बनती है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एम नोट प्लस एम ई दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा। अब दोनों का इंडिविजुअल निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको किसी का दे रखा है, नहीं किसी का नहीं दे रखा, कंबाइंड दे रखा है, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत ईजी है। तो फिर सबसे पहले मैं आई पीस का निकालता हूँ। तो आई पीस जो हमारे आँख के पास वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और उस केस में आपको पता है डी के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो 1 + 25, और आई पीस का आपको दे रखा है 5, कितना आया भैया, 6 आया आपके पास। ठीक है, आपको पता है भी टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ये आपको -30 क्वेश्चन में दे रखी है। और एमओ हमें नहीं पता, एम ई हमने निकाला है 6, तो एमओ हमारा आ गया -5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, -5 का मतलब पता है क्या है यहाँ पर, अगर आपको याद होगा डायग्राम में हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ रखते थे, ये उसको नीचे बनाता था। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि पहले लेंस ने उसको नीचे बनाया, फिर दूसरा लेंस इसी की वर्चुअल इमेज सीधी बना देता था यहाँ, मतलब इसके कंपैरिजन में ये सीधा है। इसलिए एम ई जो है हमारा वो प्लस का है, देख लो, क्योंकि ये नीचे है तो ये नीचे ही बना रहा है, तो इसने चेंज नहीं किया, लेकिन पहले लेंस ने चेंज किया था, इसलिए नेगेटिव आया आंसर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हैं। माइनस प्लस का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन और है, 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंस एल आपको दे रखा है 19 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस 2 और 3 लगातार दे रखी है। सबसे पहले आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव का, तो एफ ओ है 2 सेंटीमीटर और एफ ई है 3 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर बताओ उसकी जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, कैसे निकाला, दोनों की मैग्निफिकेशन निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है, एट इन्फिनिटी वाले केस में क्या लगाना होता है, एल बाई एफ ऑफ ओ मल्टीप्लाई बाई, एट इन्फिनिटी है ना, तो डी बाई एफ ऑफ ई, माइनस का साइन लगाना होता है। चलो माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा। एल आपका 19 है, एफ ओ आपका 2 गिवन है, डी 25 है, एफ ई आपका कितना गिवन है, 3 गिवन है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपका आएगा 475/6, इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आता है 79.2 अप्रोक्सीमेट।
ठीक है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं टेलीस्कोप की तरफ। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लिया है डिस्कस, अब बात करेंगे टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें दूर की चीजों को देखना है, जो बहुत दूर है, ऑलरेडी बड़ी हैं, लेकिन विजुअल एंगल वो बहुत कम बना रही है, इसलिए हमें वो छोटी दिखती है। तो हम दूर की चीजों को बड़ा करके अगर देखना चाहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम टेलीस्कोप बोलते हैं। बेसिक आइडिया वही है बच्चों, हमें विजुअल एंगल को इंक्रीज करना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो हम उसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो टेलीस्कोप जो रिफ्रैक्टिंग टाइप होते हैं, यानी मैं बोलूं तो रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जिनमें मेनली लेंस यूज होते हैं। लेकिन कुछ टेलीस्कोप ऐसे हैं जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं, जो रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। और ये जो दूसरी नंबर की कैटेगरी है, ये ज़्यादा यूज होती है इन रियलिटी, क्योंकि इनके कुछ ज़्यादा फायदे होते हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग के। लेकिन हमने जो अभी पढ़ना है वो रिफ्रैक्टिंग को मेनली पढ़ना है, रिफ्लेक्टिंग का एक सिंगल एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर? हमारा जो मेन पार्ट है वो ये अपर पार्ट है। अब रिफ्रैक्टिंग में जिसमें मेजरली रोल लेंसेज का रहेगा, रिफ्लेक्टिंग में मेन रोल मिरर्स का रहेगा। ये जो रिफ्रैक्टिंग है लेंसेज वाले, इनमें जो है मेन दो कैटेगरीज होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल वो जो अर्थ के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको देखने के काम आएगा। और टेरेस्ट्रियल में जो अर्थ के ऊपर ही चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। अब इनमें भी फर्दर हमने सिर्फ इसको ही डिस्कस करना है, हमने एस्ट्रोनॉमिकल ही पढ़ना है सिर्फ। और हम अगर रिफ्लेक्टिंग की बात करें तो इसके भी दो मेन टाइप होते हैं, कैसेग्रियन एंड न्यूटोनियन। तो हमने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा टच कर लेना है, हालांकि एक ही हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए, हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, जिसमें हम मेनली मिरर्स का जिनमें हम मेनली लेंसेज का यूज करते हैं। डेफिनेशन वही सेम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जनरली स्पेस में जो चीज़ें हैं उनको देखने के काम आता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी दो ही कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, लेकिन अनइक्वल फोकल लेंथ होती है बच्चों। आपको अगर याद होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों फोकल लेंथ कम होती थी, इसमें दोनों फोकल लेंथ अनइक्वल है, एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी। अभी पता लग जाएगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है। और साइज भी जो है बच्चों इनके अलग अलग होते हैं। जो जनरली ऑब्जेक्टिव होता है, जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जैसे ये लेंस अगर देखें, अभी चलो इसका मैं बता दूंगा। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है हम उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर यानी लार्ज साइज का हम यूज करते हैं। और जो आई पीस है जो हमारी आंख के पास होगा, वो छोटी फोकल लेंथ का होता है और उसका अपर्चर भी क्या होता है, थोड़ा होता है। दोनों लेंस एक ट्यूब के अंदर कोएक्सली रखे होते हैं और हम इनके बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट क्यों करना है? क्योंकि क्या हमें फाइनल इमेज डी पे चाहिए या फिर हमें चाहिए इन्फिनिटी पे, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा रहेगा। अभी इनके दोनों केसेस को अलग अलग पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, जनरली इस डायग्राम में हमारी जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, और दूर के ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं। क्या आती हैं? पैरेलल। तो हम डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट की रेज है उनको पैरेलल बनाएंगे। और वो क्या पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी? नहीं, वो अपर साइड से आती है, थोड़ा सा आपको पता है, इसलिए हम इंक्लाइंड पैरेलल रेज बनाएंगे इन डायग्राम्स के अंदर। आप अपकमिंग डायग्राम्स में देखोगे। और जिस एंगल के साथ ये रेज आती हैं उसी को हम ऑब्जेक्ट का एंगल लेंगे। अब जैसे ही ये रेज किसी पहले लेंस में एंटर करेंगी, जो जनरली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एलओ मैं बोलता हूँ, वो क्या सभी उसको फोकस पे कन्वर्ज करेंगी? नहीं, वो फोकस पे कन्वर्ज नहीं करती, फोकस के जस्ट नीचे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। हाँ, खास बात ये है कि जो वो पॉइंट है वो इस पूरे फोकल प्लेन के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसको बनाना बहुत ईजी है। जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज आ रही है उसको सीधा दिखा दो, और जो बीच तक आ गई उसको बेंड करके उसके साथ मिला दो। जहां पर वो मिलेगी वहां पर एक इमेज बन जाएगी। तो देखो, इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। फिर हम यहाँ पर कोई दूसरा लेंस लगा के इसको मैग्नीफाई कर देंगे। तो बेसिक फंडा टेलीस्कोप में यही होगा हमारा। तो वही पहला केस, जब हमारी फाइनल इमेज बन रही है डी पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको ओ रखा नाम, इसका एलओ नाम रखा। तो आपको पता है भाई, रेज को हम बनाएंगे आपके पैरेलल लेकिन इंक्लाइंड। तो हमने पहले यहाँ पर एक फोकस बना दिया। तो लेट अस से ये हमने इसका फोकस पॉइंट बना दिया। एफ ओ भी लिख सकते हो, 1 2 भी लिख सकते हो। अब रेज मुझे इंक्लाइंड दिखानी है तो मैं कुछ रेज बना लेता हूँ। तो ये एक रे मैं इसे सीधी भेज देता हूँ बच्चों। ठीक है, एक रे ये बना दी, और एक आधी रे आप दिखाना चाहो तो ये दिखा दो। तो हमने ऐसे पैरेलल रेज आती हुई दिखा दी। पैरेलल रेज आने का मतलब होता है बच्चों ये किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है जो।
ऑलमोस्ट इन्फिनिटी वाला। क्या है, ये सारी रेज कहाँ जाएंगी, तो आपने ये एफ पॉइंट बना लिया, सबसे पहला यही काम कीजिए, फिर आप डॉटेड लाइन से इसके नीचे एक पॉइंट ऐसे डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि फोकल प्लेन में ही रेज को इकट्ठा होने। अब क्या कीजिए, सभी रेज को बेटा वहां तक ऐसे ले आओ, वहां मिला दो, ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बन गई इमेज, यहाँ पर इस पॉइंट पे, और इसको हम एरो से भी बना ही देते हैं, यहाँ पर ये बन गई इमेज। इसका नाम रख देते हैं वही ए डैश बी डैश। तो पहले लेंस ने अपना काम कर दिया। इसके लिए जो u है हमारा लेफ्ट में ये इन्फिनिटी है भाई, और लेकिन ये इसने जो इमेज बनाई जिसको हम v ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ये हमारा f ऑफ o के इक्वल है, क्योंकि फोकस पे ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये एंगल जो है अल्फा बना के आ रहा है बच्चों, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अंदर अल्फा ही बनेगा, ये वाला, ठीक है, अल्फा। अब पहले लेंस ने अपना काम खत्म कर दिया, अब है दूसरे लेंस की बारी। और जो दूसरा लेंस है वो हमारे कंट्रोल में, हम उसको एडजस्ट करेंगे किस तरह से, अरे हमें इमेज कहाँ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर मुझे इमेज चाहिए एट डी, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा लेंस में कुछ इस तरह से रखूंगा, दूसरा लेंस मैं कुछ इस तरह से रखूंगा बच्चों, ये दूसरा लेंस उसको आप पूरा बना देना सॉलिड लाइन से, ठीक है। तो ये इसका दूसरे का ऑप्टिकल सेंटर है, O2 नाम दे देता हूँ, उसको 1 नाम दिया। ये हमारा आई पीस है। हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो ए डैश बी डैश है इसके O और F के बीच में, ये इसका मान लो F है, इसका ये दूसरे लेंस का आई पीस का O और F के बीच में आ जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि पता है जब भी O और F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनती है। तो अब नई रेज बना दो, इससे एक रे पैरेलल दिखा दो और एक रे ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, और ये आपको पता है फोकस में से जाएगी, इसका लेटर से फोकस ये है। तो यहाँ तो दोनों मिल नहीं रही, तो इनको करते हैं बैक में ड्रॉ। तो बैक में ड्रॉ करना है तो मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ बच्चों। तो ये इसकी डॉटेड लाइन को मैंने ऐसे बैक में बनाया, और इसकी डॉटेड लाइन को भी मैं बैक में बना देता हूँ, लेटर से ये दोनों यहाँ मिल रही हैं। फिर वही चीज़, ये बच्चों इस लेंस के राइट लेफ्ट कहीं भी बन सकती है रेज, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना आपको। और ये हमारी फाइनली इमेज बन गई, इसका नाम रख देता हूँ ए डैश बी डैश, और ये जो एंगल जिसके साथ बन रही है वो हमारा बीटा एंगल है, ठीक है। और ये कहाँ पर बन रही है, ये जो डिस्टेंस है ये v ऑफ e है, जो हमारा d के इक्वल है इस लेंस से, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये u ऑफ e है हमारा, क्लियर। तो ये सब हमने डिस्टेंस बना दिए हैं। अब वही सेम m की डेफिनेशन आप सबको पता है, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि बीटा और अल्फा का जो रेशो होता है, लेकिन बीटा क्या है, बीटा बच्चों फाइनल इमेज जो d पे बन रही है उसका एंगल, अल्फा क्या है, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है हमारा उसका एंगल है। बस ये ध्यान रखना, एंगल को डिफाइन करते टाइम वो चीज़ है कहाँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज हमारी डी पे है, तो एंगल उनके अकॉर्डिंग लिखना, वही बीटा बाय अल्फा जो हम लिखते हैं। टेंजेंट बीटा निकालना इस एंगल से आप निकाल सकते हैं बच्चों, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय, यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, डिवाइड बाय यहाँ से O2 से B डैश का डिस्टेंस जिसको मैं UE लिख देता हूँ, और ये माइनस का क्योंकि लेफ्ट में है, डिवाइड बाय, अब हमें अल्फा देखना है तो अल्फा ये रहा बच्चों। इसमें भी देखो ए डैश बी डैश ट्रेंगल बना सकते हो, ये जो ट्रेंगल है ये यूज कर सकते हो। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय हमारा ये डिस्टेंस जिसको एफ ऑफ ओ लिखूंगा, राइट में तो प्लस का ही लिखूंगा, तो ए डैश बी डैश ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो आया बच्चों वो आया एफ नोट बाई माइनस का यू ई, ये हमारे पास एम का फॉर्मूला बन गया। क्या ये इतना इनफ है बच्चों, नहीं, क्योंकि ये यू ई हमारे पास वेरिएबल है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमने m कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आया f ऑफ o यानी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की माइनस का u ऑफ e। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे लेंस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, e आई पीस का है तो मैं यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ, यूजिंग लेंस फॉर्मूला इसके लिए आई पीस के लिए। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, 1/v आई पीस के लिए मैं पहले टर्म्स देख लेता हूँ, आई पीस जो आई के पास है, ठीक है बच्चों। तो ये है ue और VE हमारा D के इक्वल है, D के इक्वल, ठीक है। तो ये जो D है हमारा लेफ्ट में है, माइनस का लेना है, UE भी हमारा लेफ्ट में है तो मैं माइनस का लूँगा इसको। तो V हमारा है माइनस का D माइनस U हमारा माइनस का U ही लेना है, बाय 1/f ऑफ E हमारा, क्या आई पीस के लिए मैं इसको E लिखूंगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं, 1/माइनस का D प्लस 1/UE, मैं UE लिख देता हूँ उसको 1/FE। तो 1/UE जो आएगा वो इसको जाके प्लस में ऐड कर देंगे, 1/FE प्लस 1/FD, एलसीएम आएगा आपका FE इंटू D प्लस FE। तो ये मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो m इज इक्वल्स टू माइनस का एफ नोट मल्टीप्लाई बाई डी प्लस एफ ई इंटू एफ ई बाई डी।
तो क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको दोनों को इंडिविजुअल लिखें अगर हम, तो माइनस का एफ नोट बाई एफ ई इंटू डी प्लस एफ ई होल डिवाइड बाई डी, तो माइनस का एफ नोट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी, तो ये हमारा m का फॉर्मूला बन गया। बोलेंगे सर इतना मुश्किल सा फॉर्मूला क्यों बनाया जानबूझकर? बच्चों देखो ये जो फॉर्मूला था ना, इतना जो हमने निकाला था, इसमें u जो है वो अननोन टर्म है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे फोकल लेंथ के टर्म में चाहिए इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कब, जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, फाइनल इमेज एट डी बनती है, ये वो वाला केस हो गया। यानी ये आपकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, ये वाली चीज़। माइनस इंडिकेट करेगा कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है एज कम्पेयर टू हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, ये इसका मीनिंग होगा यहाँ पर। ओके दूसरा केस, जब फाइनल इमेज हमें इन्फिनिटी पे चाहिए, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये केस टेलीस्कोप का ज़्यादा यूज होता है इससे पहले वाले केस के। वही सेम डायग्राम में ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी ऑप्टिकल सेंटर है, इधर फोकस मान लीजिए, ये इसका इधर वाला फोकस है, एफ ओ नाम दे देता हूँ। अब रेज आ रही है इसके पास पैरेलल, वो पैरेलल इस तरह से मैं रेज दिखा देता हूँ बच्चों, कुछ रेज दिखा देता हूँ 3-4, 3 दिखा देता हूँ मैं। और ये सारी रेज बताओ कहाँ मिलेंगी, इसके जस्ट नीचे इस पॉइंट पे दिखाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी मिला दिया और इस रेज को भी यहाँ पर मैंने मिला के दिखा दिया। तो अगर ऐसा है तो सर ये क्या बन चुकी है, ये इमेज बन चुकी है, यहाँ पर ये इमेज बन चुकी है। यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं कुछ बच्चों, ए डैश बी डैश, ये इसके फोकस पे बनी है ना, पहले लेंस के फोकस पे बनी है। तो ये हमारा अल्फा एंगल था, ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा, और ये जो डिस्टेंस है यू ऑफ वी ऑफ ओ है हमारा, जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ ओ के, ठीक है, फोकल लेंथ के तो इक्वल है। अब दूसरा लेंस हमने क्या करना है, इस तरह से बनाना है या उसको एडजस्ट करना है कि फाइनल इन्फिनिटी पे चाहिए। अब कोई भी लेंस इन्फिनिटी पे पता कब बनाते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को उसके ही फोकस पे रखते हो। भाई हमारा ये जो दूसरा लेंस है, मैंने छोटा साइज बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये छोटा ही बनाना होता है, स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में बताया था। ये ऑटो लिख दिया, इसको आई पीस के लिए ये लिखा, ये पॉइंट दूसरे लेंस का भी फोकस मान लो, क्लियर। हमने एडजस्ट किया इसको, हमेशा ऐसे नहीं कि जहां हमें चाहिए वहीं मिल जाएगा, भाई हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है इसके लिए। अब एक रे मैंने वही पैरेलल बनाई, दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी भेज दी, जो यहाँ गई ये फोकस में से वो चली जाएगी इधर, ठीक है। फोकस थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों बच्चों पैरेलल रेज बन जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी, और इनको इधर भी मिलाओगे तो नहीं मिलेंगी, ये पैरेलल रेज है। और ये जो पैरेलल रेज जिस एंगल के साथ जा रही है बच्चों, ये बीटा है, तो मैं यहाँ बीटा अंदर अंदर दिखा सकता हूँ। वही डेफिनेशन में बीटा और अल्फा का जो रेशो है वो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है, और बीटा क्या है, जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी है उसका एंगल, अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है उसका एंगल। बीटा बाय अल्फा, इसको हम टेंजेंट ऑफ बीटा बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। टेंजेंट बीटा देखना है, बहुत ही ईजी है बच्चों, इस छोटी सी ट्रायंगल से देख लो, ये जो हाइट है ई डैश बी डैश हमारी, ठीक है, डिवाइड बाय ओ टू बी डैश, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू ई, और ये इसकी फोकल लेंथ के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये इसको मैं एफ पी लिख देता हूँ माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में है, डिवाइड बाय अल्फा एंगल इस ट्रायंगल में है, तो बच्चों इससे निकालना है ए डैश बी डैश, डिवाइड बाय इसकी फोकल लेंथ एफ ओ, प्लस का लेना है क्योंकि ये राइट साइड में है, ए बी डैश ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आया एफ ओ बाई एफ पी माइनस का। तो एम का जो फॉर्मूला बना वो बना एफ ओ बाई एफ पी माइनस का। सर ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, अरे बिल्कुल। यानी जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एक टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल, हम उसमें फाइनल इमेज जब बनाना चाहते हैं, कहाँ पर, ये एफ ई है, व्हेन फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे चाहिए, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की डिवाइड बाय फोकल लेंथ आई पीस की, और माइनस का साइन। देखो ये दोनों की रेशियो के इक्वल है। और आप एक चीज और देखो, एम एफ ओ के डायरेक्टली है, एफ ई की इनवर्सली है, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा लो तो अच्छा है, आई पीस की कम लो तो अच्छा है। और माइनस का मीनिंग तो तुम्हें पता ही है, चलिए मैं कंडीशन से लिख ही देता हूँ। माइनस का मीनिंग क्या है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है। एम जो है एफ नोट के डायरेक्टली है, एफ ई की इनवर्सली है। इसका मतलब कि अगर मुझे एक अच्छा मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप चाहिए तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम लूँ, आईपीस की ज़्यादा लूँ, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा लूँ, आईपीस की कम लूँ, तब सबसे बेस्ट रहेगा वो। क्लियर, दोनों अनइक्वल फोकल लेंथ के हैं। साइज की बात करें तो आपको शायद पता होगा, जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो
लार्ज साइज का हम यूज करेंगे, और जो आईपीस है वो स्मॉल साइज का या अपर्चर जिसको बोल देते हैं, ठीक है, वो उसका यूज करेंगे आईपीस। ये आपने याद करना है। साइन हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं, इसलिए न्यूमेरिकल में फर्दर साइन यूज नहीं करना। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके एक आधा और थोड़ा सा। एक स्मॉल टेलीस्कोप है बच्चों, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको 80 गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ भी गिवन है 2 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों अनइक्वल हैं, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा ही है, आईपीस की कम है, एज यूजुअल जो देनी चाहिए। बोला फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है। पहले बोला मैग्नीफाइंग पावर बताओ, भाई इससे आसान फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, क्योंकि एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला ही बहुत ईजी है, एफ नोट बाय एफ ई। ठीक है, तो मैं पहले केस में निकालता हूँ, m इज इक्वल टू माइनस का एफ नोट बाई एफ ई, तो माइनस का 80/2 बाय या माइनस का 40 आंसर आया। माइनस का यहाँ मीनिंग क्या वो आप बता सकते हो। फिर बोला व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो इन्फिनिटी वाला केस होता है ना, तो जब ये बीच में देखो, ये पहले लेंस का फोकस है, दूसरे का भी फोकस है, तो ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब उस केस में क्या हो जाता है तुम्हें पता है, एल, ये आपका एफ ओ और एफ ई का सम हो जाता है, क्योंकि इधर तक ये पहले की फोकल लेंथ है, इधर तक दूसरे की है, तो जो एल है वो बहुत इजी है, दोनों का सम करना है बच्चों आपको। इन्फिनिटी वाले केस में बच्चों एल इज इक्वल टू 80 + 2 82 सेंटीमीटर। बहुत ईजी था ये तो क्वेश्चन। ओके देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, इसने माइनस नहीं लगाया बट हम लगाएंगे क्योंकि हमें पता है माइनस का रोल। लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि अर्थ पे अगर मुझे किसी चीज को देखना होता है ना, तो हम उसको जनरली सीधा देखना चाहते हैं, और मुझे यानी जो सबसे फाइनल इमेज है वो भी सीधी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम 2 की जगह 3 कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, और हम बीच में एक ऐसा लेंस लगाते हैं जिसका कोई मेन फंक्शन नहीं है, बस क्या करता है, पहले लेंस ने जो इमेज नीचे बनाई थी उसको वो सीधा कर देगा बस। इसको इरेक्टिंग लेंस बोल देते हैं क्योंकि ये इरेक्ट करता है। फिर क्या होगा, ये जो लास्ट वाला लेंस है उसकी मैग्नीफाइड इमेज बना के हमें दिखा देगा। तो इस तरह से 3 लेंस की हेल्प से हम डायरेक्ट या स्ट्रेट या सीधी इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दीज 3। देन बारी आती है बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ऐसे टेलीस्कोप जिनका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन हो, जो मिरर का यूज करते हो। हम उसमें कैसेग्रियन टेलीस्कोप पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। तो बच्चों होता क्या, इसमें एक लार्ज ट्यूब रहती है, ठीक है, सामने वाला जो पार्ट है इसका ओपन रहता है काफी, मतलब पूरा ही ओपन होता है, तो लाइट अंदर एंटर कर सकती है। इसके बिल्कुल एंड में एक मिरर लगा होता है बच्चों, वो जनरली आपका कॉनकेव मिरर होता है। इसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हमने जब टेलीस्कोप पढ़ा उसमें 2 लेंस थे, ऑब्जेक्ट की जो तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते थे, आई के पास होता था आई लेंस। इसी तरह से ये जो मिरर है ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज इस पे आती हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव मिरर बोलेंगे। तो सारी रेज इस पे आती हैं, अब कॉनकेव का एक फोकस होता है, ये कॉनकेव का फोकस है, तो जैसी रेज उस फोकस पे जाने वाली होंगी, उसके फोकस से जस्ट पहले बच्चों एक और मिरर लगा दिया कॉन्वेक्स नेचर का। ये क्या करेगा, उन रेज को फर्दर क्या करेगा बच्चों, एक पॉइंट पे इधर भेज देगा। किसके अंदर भेजेगा, ये आईपीस के अंदर भेज देगा, और आईपीस में एक्चुअल में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और उसकी हेल्प से हम फाइनल इमेज ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका वर्किंग होता है। ये जो लार्ज ऑब्जेक्टिव होता है ये एक्चुअल में कॉनकेव ना बोल के थोड़ा पैराबोलिक नेचर का होता है, क्योंकि हमने एब्रेशन पढ़ा है कि कॉनकेव यूज करते हैं वो सभी रेज को एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता, तो वहाँ पैराबोलिक यूज करते हैं इन रियलिटी की अगर हम बात करें। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही आपको याद हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में एफ ओ बाय एफ ई होता है, सेम वही फॉर्मूला है। बस यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव का ये जो फोकल लेंथ है ना, ये लेंस का नहीं है, ये मिरर का है, तो इसको हम मिरर की रेडियस का हाफ लिख सकते हैं। तो बस इसकी जगह r/2 लिखा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। इसका डेरिवेशन वगैरह हमें नहीं करना, सिर्फ वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब आते हैं भाई, ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है सर सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ उसके एडवांटेज गिनाओगे, ऐसा क्यों भाई, रिफ्लेक्टिंग टाइप सच में अच्छे होते हैं, ईजी टू यूज होते हैं और बहुत बेनिफिट है। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, मतलब आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अगर लेंस पे एंटर करती है तो वो अलग अलग जगह पे फोकस होती है, लेकिन मिरर में ऐसा कोई केस नहीं होता। मिरर सभी रेज को एक जगह फोकस करता है, अगर वो अलग अलग वेवलेंथ की हो तो भी। इसको बोलते थे, याद हो आपको, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो मिरर्स में ये चीज नहीं होती, इसलिए इनका एक बेनिफिट है। दूसरा, स्फेरिकल एब्रेशन होती है मिरर में, मुझे पता है एब्रेशन होती है मिरर में, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉनकेव की जगह पैराबोलिक यूज कर लेंगे, तो रिमूव ये भी हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन में, तो जब लेंस के अंदर से रेज जाती है तो वहां चांसेस है कि वो उस रेज को एब्जॉर्ब कर ले काफी सारी,
ब्राइटनेस ऑफ इमेज कम हो सकती है, लेकिन वहीं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इतना नहीं होता, आपको इमेज की जो ब्राइटनेस है अच्छी खासी मिलती है। मिरर जो होता है बच्चा उसका एक ही साइड होता है जिसको हमें ध्यान से मतलब उसका यूज करते हैं या उसको पॉलिश वगैरह करते हैं, और वहीं लेंस की दो साइड होती है, इसलिए दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ जाता है। वहीं हमें हाई रेजोल्यूशन है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिल जाता है। रेजोल्यूशन मतलब कैसे एक इमेज को डिस्टिंक्टली देखा जाए, रिजोल्व करके देखा जाए। वहीं अगर हम बात करें वेट्स की, तो मिरर्स का वेट काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू उतने ही साइज के लेंसेज का, तो ये भी इजी होता है। और वहीं मिरर्स लगे हों और लेंस लगे हों, उनको एडजस्ट करना हो तो मिरर्स को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ज़्यादा बेटर होते हैं। तो बात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो सीबीएसई सैंपल पेपर में इस साल पूछे गए थे, जो आपका बच्चों रे ऑप्टिक्स से हैं, उसके क्वेश्चंस कवर करते हैं जल्दी जल्दी। एक ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आपको मिला था, ये क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन में मिला था 16 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क का। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर के बेस्ड होती है, यस बिल्कुल होती है, अंदर कोर बाहर क्लैडिंग होती है, भाई ये बात तो ठीक बोल रहे हैं, ये वाला तो ट्रू है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्लैडिंग का ज्यादा होता है कोर से, नहीं ये गलत बोल दिया। कोर होता है अंदर वाला लेयर, क्लैडिंग होती है ऊपर वाली लेयर। तो वो जो अंदर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, बाहर वाले का μ2 है, तो μ1 ज्यादा होना चाहिए μ2 से, तभी वो डेंसर से रेयर में जाएगा और टीआईआर होगा। अगर इस पॉइंट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्लैडिंग का ज्यादा है, कोर का कम है, तो मतलब रेयर से डेंसर जाए तो भाई टीआईआर होगा ही नहीं, तो ये यहाँ पर गलत है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी असर्शन तो हमारा ट्रू है, लेकिन रीजन फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे आपको 2 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है रेप्टिक से। कहा गया एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है बच्चों, वो एक इक्विलेटरल प्रिज्म में से पास हो रही है। ठीक है जी, इक्विलेटरल प्रिज्म बना लेते हैं, देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बना लिया। इक्विलेटरल प्रिज्म आपको पता होगा जिसका हर एंगल 60 होता है, यानी जो एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों वो हमारा ए जो है वो हुआ 60 डिग्री। सच अ वे बोला है, उसमें लाइट एंटर करती है, सच अ वे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस इन एंड ईच ऑफ दीज एंगल्स इज 3/2 द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज बता दी कि भाई एक रे एंटर करती है यहाँ से और वो फाइनली मान लो यहाँ से बाहर निकलती है, तो जब वो एंटर किया तो ये उसका एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हुआ। क्वेश्चन में बोल दिया भाई ये भी इक्वल आई और ये कितना है, ये 3/4 है किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म के। भाई एंगल ऑफ प्रिज्म तो मुझे 60 पता है, तो 3/4 ऑफ 60 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 45 डिग्री। तो आई और इक्वल 45 डिग्री। और आपको शायद पता हो बच्चों, जब आई और इक्वल होते हैं तो उस टाइम पे डेविएशन मिनिमम होता है। आपसे पूछा क्या, डेविएशन का एंगल बताओ, और बाद में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ लिया। फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो। अब सबसे पहले एंगल हमें देखो डेविएशन हमारा मिनिमम होगा, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। इसको निकालना बहुत इजी है, आपको कई फॉर्मूला पता है। डेल्टा आपको पता होगा, आई प्लस ई का सम माइनस ए होता है। ये 45 90 माइनस 60 30 डिग्री, तो डेविएशन हमारा 30 डिग्री है, ये मिनिमम डेविएशन है, तो मैं यहाँ 30 डिग्री लिख देता हूँ। अब डेल्टा निकालना है तो प्रिज्म इक्वेशन आपको याद होगा, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो प्रिज्म इक्वेशन याद होगा आपको। डेल्टा मिनिमम की टर्म में लिखते थे। सबसे पहले देखो भाई इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ है म्यू एन, जो भी सिंबल देना है, बाहर का कुछ नहीं दे रखा तो एयर लेंगे 1, तो एन जो था हमारा आपको याद होगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2, ये फॉर्मूला हमारा हुआ करता था, एक कंबाइन के डिवाइड में है। तो साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम हमारा है 30 डिग्री, अभी कैलकुलेट किया, ए हमारा 60 है तो 90/2 45, तो साइन 45 डिवाइड बाय ए हमारा 60, तो ये आया 30 साइन 30। तो इनकी वैल्यूज पुट करो बच्चों, ये आया 1/√2, यहाँ से 1/2, ओवरऑल सोल्व करोगे आपके पास √2 आएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका √2 है, या इसको हम 1.41 लिख सकते हैं। यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, हम चेक कर सकते हैं। ओके, बड़े आगे क्वेश्चन में आपसे कहा आपको ये शो करना है कि जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और ये इसकी इमेज बनी। बोला अगर इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज रियल है तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, मैं इसको लेटर से d लिखता हूँ, तो ये जो d है ना, ये कम से कम भी 4f के इक्वल तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो बेटर है। मुझे इस चीज को बच्चों प्रूव करना है, ये हमें क्वेश्चन में कहा। तो वैसे तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर ये 2f पे रखें तो यहाँ पे ये 2f पे बन जाता है, तो मतलब 4f तो आ ही जाता है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करें।
तो मान लीजिए मैंने किसी एक साइड से, मान लो इमेज जो है वो x डिस्टेंस पे बन रही है, तो ये हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो d माइनस एक्स हुआ। आपको पता है d क्या है, मैंने पूरा डिस्टेंस लिया है। अब लेंस फॉर्मूला आपको पता होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या करें, सबकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/f एज इट इज है, मुझे नहीं पता कितना है, f फोकल लेंथ की टर्म में अपने आप आ जाएगा आपके पास। 1/v, v इमेज का डिस्टेंस है, वो हमने क्या रख रखा है, x मान रखा है, माइनस 1/f हमारा जो u है वो है हमारा d माइनस एक्स, और वो आपका लेफ्ट में है, तो बच्चों मैं यहाँ माइनस का भी साइन लगा देता हूँ, ये माइनस माइनस हालांकि प्लस हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/d माइनस एक्स। अब इसका अगर एलसीएम लें हम, तो ये बच्चों x इंटू डी माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा d माइनस एक्स और प्लस का x, ये आपका 1/f के इक्वल आया। इसको फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों, ये आया 1/f d डिवाइड बाई x इंटू डी माइनस एक्स। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू d इंटू एफ। ओके, x d माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ। बेटा मैं उसको उधर ले जाता हूँ, तो ये राइट साइड में जाएगा उधर डी एफ के, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इधर मैं ले जाऊँ उसको माइनस का, और ये हमारा प्लस का एज इट इज बढ़ा रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। बोले सर ये तो और मुश्किल हो गया। नहीं, मुश्किल नहीं है, एक आधा स्टेप है, आप याद कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि ऐसे एक आधा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर तुम कंपेयर करो, देखो ए की वैल्यू तुम्हें 1 मिली, बी की वैल्यू तुम्हें माइनस का डी मिला है ना, और यहाँ पर आपको ये सी का वैल्यू मिला। तो अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो रूट्स कैसे निकलते हैं, एक्स का फॉर्मूला था माइनस का बी माइनस बी, बी की वैल्यू बेटा यहाँ पर माइनस का डी, तो ओके यह पुट कर दिया, प्लस का अंडर रूट ऑफ, आपको शायद पता होगा बी स्क्वायर माइनस का डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर 4ac, और ए की वैल्यू आपको पता है 1 है यहाँ पर, और सी की वैल्यू है df, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ df होल डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1। ओके, तो x की वैल्यू जो मेरे पास आई यहाँ से वो आई ये चीज, प्लस का d प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df होल डिवाइड बाई 2। अब अगर देखो ये इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर इस x के मैं रूट की बात करूं, मतलब जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव कब आएगी, जब ये जो डिटर्मिनेंट, ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है डी स्क्वेयर माइनस 4df, ये कम से कम बच्चे 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। रूट हटा दो तो डी स्क्वेयर माइनस 4df, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो डी स्क्वेयर है वो बड़ा होना चाहिए किससे बच्चों, 4df से, एक d से ये d कैंसिल हुआ, तो d बड़ा होना चाहिए कम से कम किससे, 4f से। तो ये कंडीशन मिल गई कि d जब बड़ा होगा 4f से, तब x की प्लस की वैल्यू आएगी, यानी प्लस का वैल्यू आने का मतलब क्या बच्चों, रियल इमेज बनेगी। x अगर हमारा पॉजिटिव है तभी तो क्या बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनेगी। तो प्लस का लेने के लिए कंडीशन लगाया तो वो df 4f से बड़ा आया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसके और में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। आपसे कहा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है आपके पास, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, यानी एट इन्फिनिटी वाला केस है, आपको बोल ही दिया क्वेश्चन में। और क्या कहा, एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन जो है जिसकी लेंथ l है उसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस पे बना दिया। मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ये आई पीस है, और ये इस तरह से रखे हुए हैं, आपको पता होता है, आपको गिवन है नॉर्मल एडजस्टमेंट, और कहता है इस पे एक लाइन बना दी, लेटर से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ l है। ओके, आईपीस ने उसकी एक रियल इमेज बनाई उस लाइन की, और जिसकी लेंथ l है। अब मुझे नहीं पता आईपीस ने उसकी इमेज कहाँ बनाई, लेकिन उसकी लेंथ स्मॉल l है, लेटर से ये है, उसकी स्मॉल l है। एंगुलर मैग्निफिकेशन बताओ पूरे टेलीस्कोप की, आपको m कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो समझाने के लिए चलो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारा ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस है, और यह हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जो टुवर्ड ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारा आई पीस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आई पीस है। अच्छा, इसके ऊपर एक लाइन लगा दी ब्लैक कलर की, ये जो लाइन है लेटर से ये हमारे पास एल है, और इसने उसकी इमेज बनाई, मुझे नहीं पता कहाँ बनी है, लेकिन उसकी लेंथ को, लेंथ ऑफ इमेज जो है, हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, वो हमने एल मान ली। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो दो लेंस है, इसमें ये जो दूसरा लेंस है आई पीस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फॉर आई पीस। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट का आपको एक चीज़ पता है,
कि अगर हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये उसको फोकस पे बनाता है और दूसरा उसको फिर वापस इन्फिनिटी पे ले आता है, या फिर मैं बोलूँ कि पहले की इमेज और दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, दोनों कहाँ होते हैं, फोकस पे होते हैं, यानी ये ओ का भी फोकस होता है और ई का भी फोकस होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब जिसको बोलते हैं बच्चों हम, वो एफ ओ प्लस एफ ई होता है, यही होता है ना नॉर्मल एडजस्टमेंट में केस में। अब आई पीस के लिए मैं आपको पूछूं बच्चों, ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, इस लेंस के लिए वो लाइन है कहां पर? सर लाइन तो इससे आगे है, कितना? जितना वो पहला लेंस है। तो यानी जो u हुआ आई पीस के लिए बच्चों, वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा एफ ओ प्लस एफ ई, और इसके लिए वो लेफ्ट में है तो मैं माइनस का लिख देता हूँ। ये सबसे मेन पार्ट था, क्योंकि देखो दूसरा जो आई पीस है उससे ये जो लाइन है वो कितनी दूर है। अब लाइन अगर हमने पहले लेंस पे बनाई है तो जितना पहला लेंस से दूर है वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुआ। और इसकी फोकल लेंथ जो है एफ ऑफ ई को मैं एफ ऑफ ई ही नाम दे देता हूं। मुझे नहीं पता कि वो इमेज कहाँ बनाएगा, मैं पहले ये कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है बच्चों, एम जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे होता है? इमेज की हाइट जो कि स्मॉल एल है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि कैपिटल एल है, और ये h2/h1 के इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, ये इसके लेफ्ट में है, ऊपर की तरफ है, और ये इसकी रियल इमेज बना रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है देखिए रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो बच्चों मुझे यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इमेज के लिए तो माइनस का एल इसलिए लिखा, ये समझ आ गया होगा कैसे। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है v/u। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, और हमारे पास m आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से v/u करो, और एक तरीका और है, आपको याद होगा जब मैंने आपको एक लेंस के लिए m का फॉर्मूला बताया था, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, इसका होता है v/u। एक फॉर्मूला बताया था जिसमें f और u की टर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा था, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिवाइड बाय फोकल लेंथ प्लस में u की फॉर्मूला था। अच्छा, एक तीसरा फॉर्मूला और होता था, आपको याद होगा, वो अपने गैस करना है क्या है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें बच्चों? या तो मैं v और u ये दोनों कैलकुलेट करूं, तो अगर आप देखो यहाँ पर आपको u गिवन है, v मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तब मैं इसका यूज करूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। तो मैं इससे m निकालता हूं, तो मुझे m निकालने के लिए क्या करना है? फोकल लेंथ आई पीस की डिवाइड बाय फोकल लेंथ आई पीस की प्लस का u ऑफ e, इसको यूज करना पड़ेगा। तो एफ ई डिवाइड बाय एफ ई, और u e की वैल्यू मुझे पता है कितना बच्चों, माइनस का एफ नोट प्लस एफ ई, ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, सोल्व किया इसको एफ ई। देखिए बच्चों, ये माइनस का एफ नोट और माइनस का एफ ई से एफ ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एफ नोट आ गया। तो आपके पास जो एम की वैल्यू आई वो आई एफ ई डिवाइड बाय माइनस का एफ नोट, और एम जो है वो हमारा किसके इक्वल है? माइनस के एल बाय एल के इक्वल है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, तो एल बाय एल का जो रेशियो आया वो आया एफ ई बाय एफ ओ के, यानी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो आपका एफ ई बाय एफ नोट के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो जाता है। यहाँ पर बस हमें यही निकालना था, हमें सोल्व करना पड़ा, इजी है। देखें इसमें क्वेश्चन में कर रखा है, यहाँ इसने पूरा v कैलकुलेट किया अलग से, फिर उसको u से डिवाइड किया, हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें m जो है वो माइनस एल बाई एल गिवन है उसको निकालना था। तो यहाँ इसके दो फॉर्मूले हैं, या तो आप v/u फॉर्मूला लगाओ, या फिर जो मैंने डायरेक्ट लगाया f डिवाइड बाई एफ प्लस यू। अब दोनों में से कोई भी यूज़ करो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बच्चों, जो आपको केस स्टडी का क्वेश्चन दिया गया था, हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में लेंसेज के टाइप्स का बता रखा और उनके कम्बिनेशन का। तो ये आपको पता होगा, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, और एक से ज़्यादा हो तो ये, और ये पावर का फॉर्मूला। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही बढ़ते हैं इसके, जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको कहा दो लेंस है, उनको कोएक्सियली रखा और इन कांटेक्ट रखा। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आपको दे रखी है, यानी एफ जो है वो आपको 80 सेंटीमीटर दे रखी है। एक लेंस की फोकल लेंथ आपको 20 दे रखी है, और दूसरे लेंथ की फोकल लेंथ आपसे पूछ ली क्वेश्चन में। तो बहुत इजी पार्ट है सर, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ सोल्व करता हूँ तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही तो फॉर्मूला लगाना है। अब 1/f2 अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा मैं? 1/f माइनस 1/f1, तो 1/80 माइनस 1/20, एलसीएम इसका 80 ही आएगा, तो ये आया 1, यहाँ आया 4, तो आया माइनस का 3/80 बच्चों। सो इसको हम सोल्व करें, ये बच्चों 1/f2 की वैल्यू है, तो f2 निकालूंगा तो मेरे पास आएगी माइनस का 80/3, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 26.7। वैसे भी देख ली फ्रैक्शन में एक ही ऑप्शन है, तो आपका ए आंसर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। आपसे कहा एक स्फेरिकल एयर बबल है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एयर बबल है इन अ ग्लास पीस, ये मान लीजिए ग्लास का पीस है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेटर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसके अंदर एक बबल बन गया, तो आपको पता है वो स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, स्फीयर का, तो मान लीजिए ये बबल बन गया इसके अंदर। अब उसके अंदर एयर होगी, ऑब्वियस सी बात है, बबल है, तो मान लीजिए अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है।
आपसे बोला ये किसकी तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ लॉजिकली सोचो बच्चों, अगर ये स्फीयर है तो ये सरफेस इसका जो है वो कॉन्वेक्स जैसा है ना, दोनों सरफेस बाहर की तरफ निकले हुए हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि जो इसका मटेरियल है, यानी ये तो एयर से बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है, और जब किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग से कम हो, उसका नेचर बदल जाता है। शेप वाइज ये कॉन्वेक्स है, बट इस कंडीशन की वजह से बच्चों, इस कंडीशन की वजह से ये बिहेव एज कॉनकेव, ये डाइवर्जिंग का काम करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन में बोले, आपसे क्वेश्चन में कहा भाई एक मैग्नीफाई ग्लास है। मैग्नीफाई ग्लास तो आपको बताइए एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लो, कहीं बोथ वाला कोई ऑप्शन तो नहीं है। नहीं है बच्चों, बी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्निफिकेशन इमेज की एक कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है कब। बच्चों इसके 6 केस होते हैं अगर आपको याद होगा, और मैग्निफिकेशन प्लस तब होता है जब इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट, और इरेक्ट इसमें एक ही केस में बनती है कब, जब आपको पता है ऑब्जेक्ट ओ एंड एफ के बीच में हो। ओके, बाकी भी ऑप्शन पढ़ेंगे अभी। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तब, नहीं भाई इस केस में तो नहीं होता। एफ और टू एफ के बीच में रखें, भाई इस केस में भी नहीं होता। क्या एट टू एफ पे रखें, नहीं भाई इसके अंदर भी नहीं होता। बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, यस सर इसका डी आंसर है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन में कहा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर प्लस का ही लेना। ओके, रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है तो बच्चों एम की वैल्यू माइनस का 3 लेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रखा है ना। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना यू। देखो एम के फॉर्मूले होते हैं वी अपॉन यू, ये सबको पता है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा बताया था मैंने। ये कब आता है, जब हम क्या करते हैं लेंस फॉर्मूला को यू से मल्टीप्लाई करें। ऐसे वी से मल्टीप्लाई करके भी एक नया फॉर्मूला बन सकता है, हालांकि मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एम की वैल्यू -3 है, वी की वैल्यू बच्चों आपको सॉरी एफ की वैल्यू आपको 20 गिवन है। 20 प्लस यू मुझे कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं कोई साइन पुट नहीं कर रहा यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 60 माइनस का 3u इज इक्वल्स टू 20। 20 इधर आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा माइनस का 60 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ यू आ गया। ये आपका माइनस का 80 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ यू आ गया। यहाँ से यू कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस का 80 डिवाइड बाई 3, यानी आपका आ जाएगा ये 26.66 सेंटीमीटर माइनस का। माइनस इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन 26.6 है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, सब गिवन है। अच्छा, उसके बाद एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी जो है आपको इसके अंदर दिया गया था। आपसे कहा गया ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस। भाई हमारे पास एक इस तरह से थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूसरे का R2 है। ये डायग्राम बनाना है, तो भाई डायग्राम बनाना पहला देखो कैसे है। सिंपली इससे एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर में से भेज देते हैं, और एक दूसरी रे यहाँ पर भेज देते हैं। अगर ये सरफेस से यहाँ रिफ्रैक्ट हुई और दूसरा ना होता तो ये रे शायद यहाँ जाके कहीं मिल जाती, I1 इमेज बनाती, लेकिन दूसरे सरफेस ने रिफ्रैक्ट करके उस रे को यहाँ पहुँचा दिया। लेटर से ये जो है फाइनल इमेज बन गई। और इसके डिस्टेंसेस को दिखाएं अगर, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा u, ये फाइनल इमेज जहाँ बन रही है वो v, और ये भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको v डैश लिख दूंगा। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर बोलता है कि आपको लेंस मेकर बनाना है। तो लेंस मेकर बनाना है तो बच्चों इसको 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका रिफ्लेक्शन जो है अलग अलग दिखाना पड़ेगा, इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी। हमने इससे पीछे वाली वीडियो में ड्राइव किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो रे गई, और ये जो हमने आई डैश लिखा था, ये फर्स्ट डायग्राम में मुझे ये दिखाना पड़ेगा, और सेकंड डायग्राम में ये रे आई, और इसको जो ये आई डैश पे जाके मिलनी थी वो थोड़ी इधर आके मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा वी डैश है और ये हमारा फाइनल वी है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगाना है हमें, दोनों को ऐड करना है, लेंस मेकर ड्राइव करना है। और आपको याद होगा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस का 1 इनटू में 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये ड्राइव करना है, थर्ड पार्ट में मैंने करवा रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं, डेरिवेशन है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल है बच्चों, सोल्व कैसे करना है। बोला एक कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स है, 10 सेंटीमीटर एयर के अंदर दे रखा है। ओके, मटेरियल से बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ठीक है जी, उसको एक लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। अब उसकी नई फोकल लेंथ बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ बच्चों। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए जब उसको हमने रखा इन एयर, तो उसकी जो फोकल लेंथ है क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है, वो दे रखी है बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर, यही दे रखी है ना। ओके हाँ, 10 सेंटीमीटर ये एयर में है। और फिर उसको किसी उस लिक्विड के अंदर रखा, और फोकल लेंथ चेंज होगी एफ डैश, वो हमें नहीं पता।
चलिए मैं पहले एयर के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। जब एयर में कोई चीज़ रखी हो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैं इसको एफ ए लिख देता हूँ, ए फॉर एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का जो हमें जो उसका मटेरियल दे रखा है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डायग्राम में देखें, क्वेश्चन में सॉरी 1.6 दे रखा है। तो 1.6 पहले सराउंडिंग एयर था तो मैंने यहाँ 1 लिखा, इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखी और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कोई, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब उसे लिक्विड के अंदर जब हमने रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है तो एफ डैश इसको लिख दूँ। लेंस का अभी भी 1.6 है, सराउंडिंग का 1.3 यहाँ लिखा गया -1 होल डिवाइड बाई 1 माइनस R1 1 माइनस R2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करो बच्चों, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो ये एफ डैश बाई एफ ऑफ ए जो आया ये हमारा आ जाएगा 0.6 आया ऊपर वाले पार्ट से, उसको सोल्व कर सकते हैं। या 16/13 -1। अब इस पूरे पार्ट में आप देखो जरा बच्चों, आपको एफ डैश कैलकुलेट करना है। एफ ए जो है इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एफ ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों ये आपका आएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू 0.6 इनटू में ये जो भी टर्म आई हमारी, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, ये आएगा एलसीएम 13, 16 माइनस 13 3, इतना आया। इनटू में एफ ए की वैल्यू 10 है तो 0.6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 10, इस पूरे को सोल्व करें ये आपके पास आता है 26 सेंटीमीटर। यानी एयर के अंदर भाई उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी और लिक्विड में डालते ही फोकल लेंथ होगी 26 सेंटीमीटर भाई इंक्रीज होगी। इसका मतलब अगर तुम किसी लेंस का सराउंडिंग जो है उसको चेंज कर दो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ये टॉपिक करवा चुका हूँ, हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये मैं आपको इस तरह की क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इस तरह का क्वेश्चन, ये वाला खासकर। ये आंसर दे रखा आपको बच्चों, ये फर्स्ट डेरिवेशन का पार्ट है और ये बाद में आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट है 5 मार्क्स का। चलिए अब आपको ये भी पता होगा सीबीएसई ने 2 सैंपल पेपर लॉन्च किए थे, जो दूसरा किया था अब उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो बाद में लॉन्च हुआ था जो हल्का सा डिफिकल्ट था। ये जो ऊपर दे रखा है ये पुराने सैंपल पेपर का है, जो पहले आया था ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। ये वाला नीचे वाला नया है। असर्शन में कहा भाई एक लाइट पास होती है पैरेलल साइडेड ग्लास से, ओके, और उसका डिस्पर्जन हो जाता है। डिस्पर्जन शायद आपको पता होगा बच्चों क्या होता है कि लाइट जब एंटर करती है वो अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाए। भाई अगर वाइट लाइट जो है आपको पता होगा बच्चों 7 कलर का मिक्सचर है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे ही वो ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो आपको पता है ग्लास स्लैब उसको शिफ्ट करता है, ठीक है। तो जो 7 के 7 कलर्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से अलग अलग रिफ्रैक्ट होंगे और वो सभी अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको वहाँ डिस्पर्जन मिलेगा। असर्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न में कहा जो फ्रिक्वेंसी है डिफरेंट कलर की वाइट लाइट की वो चेंज हो जाती है जब वो एयर से ग्लास जाता है। बच्चों फ्रिक्वेंसी लाइट की कभी भी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, ये ठीक था। तो शायद ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा जिसमें कहा जाता है असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो सी आंसर आएगा। तो ये दे रखा है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। 2 मार्क का क्वेश्चन था। आपको एक 2 लेंस दे रखे हैं, आपको कंपेयर करने के लिए कहा है फोकल लेंथ की इन दोनों लेंसेज को। और अगर आपको बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, इस साइड में देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये प्लेनो है तो इन्फिनिटी हुआ, इधर प्लेनो है इन्फिनिटी हुआ, इधर आर हुआ। तो दोनों की फोकल लेंथ को कंपेयर करते हैं बच्चों। हम यही मान के चलते हैं बाहर वाला जो सराउंडिंग मीडियम है उसको एयर है। अगर एयर ना भी लो, बाहर वाले को μ1 लिख लूँ, अंदर वाले को μ2 लिख लूँ, इसमें भी सेम बाहर वाले का μ1 अंदर वाले का μ2। अब मैं पहले फर्स्ट लेंस जो कि है हमारा प्लेनो कनकेव उसको उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है भाई 1/f, इसकी f1 फोकल लेंथ लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय लेंस का डिवाइड बाय सराउंडिंग -1 डिवाइड बाय इसका पहला जो है वो r है और लेफ्ट में है तो माइनस का r लगाना है इसको, ओके। फॉर्मूले वाला माइनस डिवाइड बाय इन्फिनिटी। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो हमारे पास आएगा, इसको क्या मैं μ2 1 लिख दूं, लिख सकता हूं -1 और ये आपका आ जाएगा, देखो ये 0 आएगा तो आपका बचा ये माइनस का 1/r इसके साथ फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो मुझे f1 निकालना है, तो f1 जो आएगा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बच्चों, तो ये आएगा r डिवाइड बाय माइनस का r डिवाइड बाय μ2 1 -1, ओके। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकंड लेंस की बात करता हूँ जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, f2 लिखूँ, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सराउंडिंग 1 -1, पहले की जो है वो 1/इन्फिनिटी है -1 दूसरा भी लेफ्ट साइड में है बच्चों, देखो इसका कर्वेचर इसको पूरा करेंगे तो ये आपका माइनस का r आएगा फॉर्मूले में, तो ये आपका बन जाएगा μ2 1 -1
इंटू 1/∞ 0 और ये आपका प्लस का 1/r आया, तो आपके पास क्या आया F2 इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई μ2 1 - 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आपने दोनों जो सिस्टम है उसकी फोकल लेंथ निकाल ली। कंपेयर करने से बच्चों आपको पता लगा, अभी कंपेयर करना है ना, आपको रेशियो बताना है, कंपेयर करना है, मतलब अगर आप F1 F2 को डिवाइड करो आपके पास क्या आएगा -1/1 आएगा। तो ये इनका कंपेरिजन आ गया। कहने का मतलब दोनों की फोकल लेंथ वैल्यू वाइज सेम है, बट साइन का फर्क है। पहले वाले की नेगेटिव है यानी ये डाइवर्जिंग नेचर शो करता है, सेकंड वाले की पॉजिटिव है यानी ये कन्वर्जिंग नेचर शो करता है। बस हमें यही बताना था बच्चों। देखिए यहाँ आप कैलकुलेट कर रखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो दे रखा है 21 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, अगेन आपको एक डायग्राम दे रखा है इस तरह से, और आपसे क्वेश्चन में पूछा द इमेज बिलो शोज अ सेटअप ऑफ डिवाइस। ये कोई सेटअप है डिवाइसेस का जिसमें दो लेंस है, लेंस 1 और लेंस 2। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ लाइट बीम फ्रॉम अ लेजर। यहाँ से मान लीजिए डायमीटर, यहाँ से लाइट की रेज आती है इतनी डायमीटर की, और दोनों सेटअप की वजह से अब वो डायमीटर इतना हो गया, मतलब हमें बीम को जो है वो वाइड कर देता है। देखो इतनी वाइड हो गई जो इतने से पार्ट में आ रही थी। ठीक है जी, शो हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ कॉनकेव, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस कैन ऑल्सो बी अरेंज टू इंक्रीज। भाई ये दो डायग्राम में तो देखो दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, कहता आपने लेकिन क्या करना है, एक कॉन्वेक्स यूज करना है और एक कॉनकेव यूज करना है, वो काम ऐसा ही करें, यानी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की हेल्प से भी यही काम करवाना है, ऐसा ही आपको आंसर मिलना चाहिए। एंड बोल रहा है कि आपके आंसर में शुड इंक्लूड हाउ द टू लेंस शुड बी अरेंज्ड, उनका अरेंजमेंट भी बताना है, भी आगे पीछे कौन रखा। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस, अब हमें ये भी बताना पड़ेगा। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये पहले का फोकस है, दूसरे का फोकस है, तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, पहले लेंस की फोकल लेंथ और ये दूसरे लेंस की फोकल लेंथ। अब हमें दूसरा अरेंजमेंट बनाना है जो पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए हमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लगाना है, तो मान लो मैं अगर पहले एक कॉन्वेक्स लगाता हूँ फिर एक कॉनकेव लगा दूँ, क्या होगा, अगर इसके पास पैरेलल रेज आए बीम की, ये तो उनको एक ही जगह पे फोकस कर देगा, फिर वो रेज ऐसे जाएंगी और ये उसको पैरेलल बना देगा, ऐसा नहीं, ये उसको और डाइवर्ज कर देगा बच्चों, है ना। तो ये फायदा नहीं है, क्योंकि पैरेलल बीम की पैरेलल बीम चाहिए। दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं पॉसिबल जो हो सकता है। पहला लेंस लगाना है ऐसे कॉनकेव, ठीक है। अब क्या किया, इस कॉनकेव रे में ये हमने बीम भेज दी, ये छोटे वाली बीम, और ये इसको कर देगा डाइवर्ज, इसको कर दिया बच्चों डाइवर्ज, और ये जो है पॉइंट ये हुआ इसका फोकस। ये किसका फोकस है, फर्स्ट लेंस का F1 है। ओके, अब क्या है, अगर दूसरे लेंस का भी ये फोकस हो तो दूसरा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, थिन लगाना, ये थोड़ा थिक बन गया, कोई बात नहीं बच्चों, ये दूसरे लेंस में एंटर की, और अगर ये पॉइंट दूसरे का भी फोकस है तो आपको पता है फोकस से आने वाली रेज को पैरेलल बना देगा, लेकिन ये थोड़ी वाइड आ रही है तो बीम की जो विड्थ है थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो इस तरह से आपको यही सेम सेटअप इन दोनों से मिल गया, और क्या होगा, दोनों का फोकस सेम लेना है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है इधर। तो ये डायग्राम बिल्कुल देखो बच्चों, ये दे रखा है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखना है, आपके मार्क्स पक्के। और भी क्वेश्चन दे रखा है जो आपसे कहा, कोई एक ग्लास बीकर है जिसकी डेप्थ दे रखी है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ओके, पानी भर रखा है, बाहर एयर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इसका नीचे का बॉटम प्लेन नहीं है, ऐसे कर्व है, और नीचे से सिल्वर्ड है, मीन्स ये एक मिरर का काम करेगा। फिर का एक कोइन है वो बीच में से तैर रहा है और 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, तो यानी मिरर से भी इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि टोटल आपको 10 दे ही रखा है। फिर आपसे बोला एक ऑब्जर्वर कोइन को देखता है इन द वाटर, बाहर से देख रहा है, उसको इमेज दिखती है, और इमेज जो उस आदमी को जो दिख रही है इस मिरर ने जो बनाई है वो 15 सेंटीमीटर पे दिख रही है। तो क्या ये सच में ये इस इमेज का डिस्टेंस है? नहीं बेटा, ये इमेज का डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे लिए एपरेंट इमेज डिस्टेंस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर वो डेंसर में देख रहा है रेयर से, तो आपको पता है कि रियल जगह ना दिख के वो हमें अलग जगह दिखता है। तो मुझे ये 15 सेंटीमीटर क्या है, एपरेंट इमेज डिस्टेंस, मैं इसको लिख देता हूँ, तो मैं इसको D' लिख देता हूँ एक बार, और ये मुझे 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे अगर रियल इमेज डिस्टेंस निकालना है कि सच में इमेज बन कहाँ रही है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ हम निकाल लेते हैं, इसको D से लिखते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, D/D' जो होता था वो डेंसर बाय रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो D निकालना है तो क्या करूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, तो डायरेक्ट जो वैल्यू है इनटू में एपरेंट डिस्टेंस, तो ये आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो बच्चों कोइन की जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर पे है, किससे, मिरर से। चलिए ये हमें पता लग गया। अब इस मिरर की बात करें तो बच्चों ये जो मिरर है आप डायग्राम में देखें तो ये कुछ इस तरह का मिरर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, बस यहाँ एयर ना होके यहाँ एक डेंसर मीडियम है, यहाँ वो हमारा लिक्विड है। तो इस इंसिडेंट रे के लिए एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, तो फोकल लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव आएगी।
अच्छा, अब हम सबसे पहले इस मिरर के लिए लिखते हैं फॉर दिस मिरर, जो कि हमारा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये जो कोइन है इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर है लेफ्ट में, तो आपको याद होगा हम इसको नेगेटिव लेते हैं। वी, इससे इमेज बन कितने पे रही है, अब वो हमें देखना है। बोलेंगे सर रियल इमेज डिस्टेंस तो 20 है। अब आप बोलेंगे सर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अरे ये जो 20 सेंटीमीटर आया ये क्या है, मिरर जो है इस सरफेस से है बच्चों, ठीक है, इस सरफेस से। तो यानी अगर मैं यहाँ सरफेस से देख रहा हूँ तो 20 सेंटीमीटर पीछे यहाँ बन रही है, तो उसमें 10 सेंटीमीटर तो मिरर का डिस्टेंस कर लें, तो मिरर से वो कितना बचेगा। फिर से ध्यान से सुनना, ये जो 20 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं बच्चों, ये कहाँ से है, ये यहाँ से है, इस जगह से। तो मिरर खुद 10 पे है, तो बाकी कितना बचा, 10 सेंटीमीटर बचा। तो मुझे ये निकालना है, तो 20 माइनस 10, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम f निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, जो कि है हमारा राइट साइड में बनेगा तो प्लस का ही 10 लेता हूँ, माइनस का 1/u, u हमारा माइनस का 5 है। इसको बच्चों सोल्व कर लेते हैं, तो लास्ट में आप चेक करोगे फोकल लेंथ आपको आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया, फोकल लेंथ ऑफ इस मिरर इज माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस का मीन क्या है, ये कॉनकेव नेचर शो कर रहा है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन दोनों कंसेप्ट यूज हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्टेंट का कंसेप्ट और यहाँ पर सिंपल लेंस फॉर्मूला से काम चल गया। एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी है इसके अंदर, आपको पता होगा 30 नंबर क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। सिचुएशंस दे रखी हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप देखें जरा, एक इंसिडेंट लाइट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, एक नीचे पार्ट गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और दोनों रे जाके यहाँ इंटरफेरेंस करेगी। तो कुल मिला के इंटरफेरेंस पे ये क्वेश्चन है, ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बच्चों इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, विदाउट वैल्यूज का क्वेश्चन है। आपसे बोला कि एक लाइट रे यहाँ थीटा एंगल पे एंटर कर रही है, थीटा गिवन है, आप ध्यान रखना। राइट एंगल प्रिज्म है, यानी ये एंगल 90 डिग्री आपको दे दिया है। एक्स पॉइंट पे आई, फिर वो वाई से बाहर निकली तो सरफेस के अलोंग चलेगी, मतलब यहाँ TIR हो रहा है। तो शायद यहाँ पर ये एंगल जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 90 बन जाएगा। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर वाला एयर है, तो बच्चों 1 मान लेते हैं। आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है, और इसने लिखा है इन टर्म ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी म्यू का फॉर्मूला बनाओ और उसमें थीटा आना चाहिए आपका, और कोई भी एंगल नहीं लिखना, लेकिन एंगल तो और भी बनेंगे। लेटर से यहाँ जो एंगल बनेगा मैंने R1 लिख दिया, इसको मैंने R2 नाम दे दिया। आपको ध्यान रखना है म्यू का ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसपे सिर्फ और सिर्फ थीटा आए, थीटा मतलब और कोई अननोन टर्म्स ना आए। तो मैंने देखता हूं कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। जस्ट मैं पहले इस पॉइंट पे एट x अगर आपसे बोलूं, मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। एट x मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो इसके बाहर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, एंगल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अंदर जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू साइन ऑफ एंगल R1। ठीक है सर, यहाँ से आ गया। तो मैं यहाँ से बच्चों थीटा की टर्म में मुझे लिखना है ना, तो R1 वाली टर्म अननोन है, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। साइन R1 को मैं साइन थीटा और म्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने थीटा और म्यू की टर्म में लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसी तरह से मैं एट पॉइंट y भी स्नेल्स लॉ लगा के देखता हूँ। तो ये जो y है इस पॉइंट पे मैंने लगाया, तो अंदर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, साइन ऑफ एंगल R2 है, बाहर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, साइन ऑफ एंगल 90 है। तो यहां से मेरे पास जो आया साइन ऑफ R2 जो आया वो 1/म्यू आया। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट भी करना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस R2 को चेंज कर देता हूँ। मुझे पता है कि हम जब प्रिज्म को डिस्कस करते हैं तो ये R1 R2 का सम ऊपर वाला ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसके इक्वल होता है। ए होता है जो R1 प्लस R2 होता है, R1 R2। ए 90 डिग्री दे रखा है तो R1 प्लस R2 हुआ। तो क्या मैं यहाँ से R2 को 90 माइनस R1 लिख सकता हूँ? यस, मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। साइन 90 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 1/म्यू। साइन 90 माइनस R1 को मैं कोस R लिख सकता हूं, तो ये बन गया कोस ऑफ R1 इज इक्वल्स टू 1/म्यू। बोलेंगे सर आपने जानबूझकर साइन को कोस में क्यों बदला? क्योंकि अगर सोचो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, मैं भी इसको 2 नहीं बोलूंगा। अगर मैं यहाँ से साइन R1 निकाल लूं, इसको भी मैं साइन R1 लिख लूं, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे बच्चों, तो म्यू आ सकता है मेरे पास। तो कोस की मेरे पास वैल्यू आ गई 1/म्यू। अच्छा, अब इसके बाद का स्टेप ध्यान से सुनने वाला है बच्चों। ये है साइन R1 जिसकी वैल्यू थीटा और म्यू की टर्म है, ये है कोस R1 जिसकी टर्म म्यू में है, थीटा नहीं दिख रहा। तो क्या मैं अगर इस कोस को साइन में बदल दूं, यानी मैं इसकी हेल्प से साइन निकाल लूं और फिर मैं उसको इस साइन वाले के साथ इक्वेट कर दूं, तो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। क्यों? मुझे R1 को एलिमिनेट करना है, मुझे सिर्फ थीटा और म्यू की टर्म में लिखना है। तो कैसे? इसका मैंने पहले कर दिया स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर R1 क्या हुआ? 1/म्यू स्क्वायर। अब अगर आपको कोस स्क्वायर पता है तो साइन निकाला जा सकता है। शायद आपको ये बात पता होगी बच्चों कि जो कोस थीटा स्क्वायर होता है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो क्या मैं कोस स्क्वायर R1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर R1 जो है हमारा,
इसकी वैल्यू है 1/μ²। अभी ये लिखा, तो ये किसके इक्वल आई 1 माइनस साइन स्क्वायर R1। साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई μ²। बच्चा बस इसको आपको सोल्व करना है और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है। कैसे? अब मैं अगर इसको इस साइड में लेके जाऊँ तो 1/μ², ये प्लस का बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई μ² इज इक्वल्स टू 1। μ² यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। म्यू आएगा इधर तो बन जाएगा μ² इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो म्यू हमारे पास आया √1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये म्यू आ गया। यही म्यू क्यों लिखना हमने? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोल दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा के टर्म में, वो आप देख लो इसमें सिर्फ थीटा ही दिख रहा है आपको, यानी साइन ऑफ दिस थीटा दिख रहा है और कोई टर्म नहीं दिख रही। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करना पड़ेगा। बी पार्ट क्वेश्चन का आपको दे रखा भाई, बोला इस बार इक्विलेटरल प्रिज्म है तो मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे 60 डिग्री लेना है। एयर में रखा, मिनिमम डेविएशन हो रही है, बोल रहा है इस क्वेश्चन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तुम्हें दे दिया साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई 2, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का। तो हमसे पूछा क्या भाई, हमें बताना है, हमें शो करना है, कि ये चीज प्रूफ होती है, हमें इस चीज को शो करना है। आई को मुझे साइन इनवर्स n/2 प्रूफ करना है। सर ये तो बहुत ईजी है। देखें, अगर मैं प्रिज्म बनाता हूँ, इक्विलेटरल प्रिज्म बनाता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। लाइट अगर मान लीजिए इसमें एंटर करती है तो आपको पता है एंगल आई पे एंटर करती है और उसके बाद वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है और एंगल जो है वो आर बना लेती है यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ या फिर आपको डायरेक्ट पता हो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो साइन आई बाय साइन आर होता है इस केस में, स्नेल्स लॉ के अंदर जब हम इसका यूज़ करते हैं। आपको पता है भाई मिनिमम डेविएशन दे रखा है क्वेश्चन में, मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 बराबर होते हैं और R लिखते हैं। और आपको ये भी पता है A जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। तो क्या यहाँ से A जो है वो डबल ऑफ R हुआ, R हमारा A/2, A को 60 लिखा, बाई 2 30 डिग्री। अब भाई इसमें पुल कर दो, बहुत ईजी है। N मुझे पता नहीं, साइन ऑफ I मुझे नहीं पता, साइन ऑफ 30 होता है हाफ, तो हमारे पास आया साइन आई इज इक्वल टू n/2। तो यहाँ से जो आया वो आया साइन इनवर्स n/2। देखो 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था और हमारा सोल्व हो गया, प्रूफ हो गया, इजी था ये। तो ये 5 मार्क का दे रखा है, देखिए दोनों पार्ट अलग अलग कर रखे हैं, सोल्व हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो CBSE का है सैम्पल पेपर की क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे कवर हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है। इसको हमें प्रैक्टिस करना है। चारों वीडियो आज तो आपने देख ली होंगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर लगा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर जो इस साल का है, पिछले साल का है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन क्वेश्चंस को करोगे और माइंड भी आपको ऑटोमेटिक चलने लगेगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है और कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वेव ऑप्टिक्स कवर करेंगे और फिर हम कुछ पेंडिंग वीडियोज़ है मैग्नेटिज्म की वो अपलोड करेंगे, देन क्वेश्चंस पे आएंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।